यह लड़की पूरे टूर्नामेंट की सबसे बड़ी फेवरेट है और वह अपने हर ओपोनेंट को बिना कोई मौका दिए सिर्फ एक ही मूव में हरा देती है। उसका अगला ओपोनेंट डेमियन नाम का एक बिल्कुल अननोन लड़का होता है और अथीना को पूरा यकीन होता है कि यह लड़ाई भी पिछली सभी फाइट्स की तरह आसान होगी। लेकिन इस लड़के में कुछ तो अजीब है। डेमियन आराम से अपने हाथ पॉकेट्स में रखे हुए अरीना में प्रवेश करता है। जैसे ही फाइट शुरू होती है, अथीना तुरंत अपनी ड्रैगन ऑरा के साथ पहला हमला करती है, लेकिन डेमियन उसके हर मूव को साफ साफ देख लेता है। वह उस पर कम से कम एक हिट लगाने की कोशिश करती है, लेकिन डेमियन बिना अपने हाथ पॉकेट से निकाले उसके हर अटैक को डॉज कर देता है। फिर वह अचानक उसके बिल्कुल पास पहुंच जाता है और उसके कान में फुसफुसाकर कहता है कि वह न तो काफी तेज है और न ही काफी ताकतवर। डेमियन सिर्फ उसके साथ खेल रहा होता है। गुस्से से भरी अथीना अपना अंतिम ड्रैगन फॉर्म एक्टिवेट करती है और इतना शक्तिशाली वार तैयार करती है कि उससे बचना नामुमकिन होगा। इस अटैक की शक्ति देखकर सभी दर्शक हैरान रह जाते हैं, लेकिन डेमियन वहीं खड़ा रहता है और भागने की जरा भी कोशिश नहीं करता। आखिरकार वह अपने हाथ पॉकेट से बाहर निकालता है और आगे बढ़ने की तैयारी करता है। हैरान अथीना समझ ही नहीं पाती कि वह क्या करने वाला है और डेमियन अचानक आगे झपटता है। सीधे उसकी एनर्जी स्पीयर के आर पार निकल जाता है। वह अथीना को जोर से अरीना की दीवार में दे मारता है और वह उसी पल बेहोश हो जाती है। जब अथीना को होश आता है, डेमियन उसे उठने में मदद करता है और फिर कुछ ऐसा होता है जिसकी उसने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। अथीना कहती है कि इतने ताकतवर आदमी के लिए उसके पास एक रिवॉर्ड है और वह रिवॉर्ड खुद वही है। लेकिन हमारा लड़का ऐसा इंसान नहीं है, एक बार भी नहीं। इसलिए वह इस अजीब रिवॉर्ड को ठुकरा देता है। तो आखिर डेमियन बाकी सभी से इतना ज्यादा ताकतवर क्यों है? असल में वह एक रिग्रेसर है जो अपनी पिछली जिंदगी में नाइट ऑफ डेथ था। वह पहले एक साधारण इंसान था जब तक आर्चलिच ने डार्क मैजिक का इस्तेमाल करके उसे अपने नियंत्रण में नहीं ले लिया। लेकिन आर्चलिच अपने अनगिनत मौतों के बाद हासिल किए हुए क्राउन का आनंद ले पाता, उससे पहले ही हमारे लड़के ने उसके नियंत्रण से खुद को आजाद कर लिया। उसने ऐसा हमला किया जो सीधे आर्चलिच की छाती पर जाकर लगा, इतनी जोर से कि उसके डीमन जनरल्स भी उसे बचा नहीं पाए। डेमियन हॉकिन आखिरकार अपनी इच्छा से चलने लगा, जिससे आर्चलिच पूरी तरह हैरान रह गया क्योंकि उसने डेमियन की चेतना को पूरी तरह मिटा दिया था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आर्चलिच कभी भी हमारे लड़के के दिमाग को पूरी तरह फैक्ट्री रीसेट नहीं कर पाया। उसकी आत्मा और चेतना का एक हिस्सा उसके अंदर सुरक्षित रहा, जो उसके सिर के भीतर सोया हुआ अपने ही शरीर को नियंत्रण से बाहर जाते हुए देखता रहा। आर्चलिच के आदेश पर उसके डीमन जनरल्स ने डेमियन पर हमला किया, लेकिन डेमियन ने सिर्फ एक ही वार में उन सबका सफाया कर दिया। आखिरी कोशिश में आर्चलिच ने अपना सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल किया और भगवान जाने कितने अनडेड बुला लिए। पूरी की पूरी सेना डेमियन की जान लेने के लिए उसकी तरफ टूट पड़ी, लेकिन एक बार फिर डेमियन को सिर्फ हाथ का एक इशारा करना पड़ा और सारे अनडेड पल भर में राख बन गए। ये देखकर आर्चलिच समझ गया कि उसका अंत अब बहुत करीब है। उसने अनजाने में ऐसा राक्षस बना दिया था जिसकी बराबरी खुद देवता भी नहीं कर सकते थे। अपनी जान बचाने के लिए, जो वैसे भी आर्चलिच के पास सच में थी ही नहीं, उसने सिर्फ बातों से मामला संभालने की कोशिश शुरू कर दी। उसके मन में यह योजना भी थी कि अगर वह डेमियन को बातों से नहीं मना पाया तो अपनी आत्मा किसी दूसरे शरीर में ट्रांसफर कर देगा। लेकिन डेमियन इस हरामी को किसी भी हाल में छोड़ने वाला नहीं था, कम से कम उन लोगों को खोने के बाद तो बिल्कुल नहीं जिनसे वह प्यार करता था। इस हड्डियों के ढेर को मारने के लिए डेमियन ने ऐसी टेक्निक तक बना डाली जो आत्माओं को ही काट सकती थी। शुरुआत में आर्चलिच को यकीन ही नहीं हुआ कि ऐसी कोई टेक्निक हो सकती है। फिर भी बहुत देर होने से पहले उसने भागने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि हमारे लड़के ने आखिरकार अपना अंतिम वार कर दिया, जो सीधे आर्चलिच की छाती पर लगा। पहले तो कुछ भी नहीं हुआ, जिससे उस हड्डियों वाले सिर को राहत मिली और उसे लगा कि यह टेक्निक सिर्फ एक ब्लफ थी। लेकिन जल्द ही उसे समझ आ गया कि ऐसा नहीं था। कोई भयानक जादुई शक्ति उसके ऊपर हावी हो गई और वह वहीं फटकर चूर चूर हो गया। पीछे सिर्फ उसकी खाली खोपड़ी बची। उस बची हुई खोपड़ी को भी डेमियन ने टुकड़ों में कुचल दिया। अपना बदला पूरा करने के बाद डेमियन के जीने की इच्छा खत्म हो गई। उसने उसी हरामी के नियंत्रण में रहते हुए अपने ही परिवार को मार डाला था। उसने अपने ही प्रियजनों का बेरहमी से कत्ल किया था, जबकि उसकी चेतना का एक हिस्सा बेबस होकर यह सब देखता रहा। जिन लोगों को उसने मारा था उनसे दोबारा मिलने का एक ही तरीका था और वह था मौत। यही सोचकर उसने अपनी जान खुद ले ली। लेकिन यह अंत नहीं था। उसकी प्रार्थनाएं सुन ली गईं और उसने फिर से अपनी आंखें खोलीं। जागने पर उसके सामने जो इंसान खड़ा था वह उसकी प्यारी बड़ी बहन थी। उसे लगा जैसे वह स्वर्ग में है
और अपनी बहन को देख रहा है। लेकिन अजीब बात यह थी कि वह पहले से कहीं ज्यादा जवान दिखाई दे रही थी। वह उसे छोटा कहता सुन लेती है और उसी पल खुश हो जाती है। एक पल के लिए उसे लगता है कि डेमियन सिर्फ उसकी खुशामद कर रहा है ताकि वह उसे उनके पिता की डांट से बचा सके। एक अच्छी बहन होने के नाते वह मुश्किल समय में उसे बचाने के लिए तैयार हो जाती है। आखिरकार वह हवेली की तरफ भाग जाती है, लेकिन उससे पहले उसे अंदर चले जाने के लिए कहती है क्योंकि बहुत जल्द बारिश शुरू होने वाली है। डेमियन अपने सामने खड़ी उस विशाल हवेली को देखता है, वही हवेली जिसे उसने अपनी पिछली जिंदगी में जलाकर राख कर दिया था। उसे बिल्कुल समझ नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। उसकी हालत को सबसे अच्छी तरह सिर्फ एक सपना ही बयान कर सकता है, या शायद जो कुछ उसने अपनी पिछली जिंदगी में सहा था वह सब एक लंबा सपना था और अब वह आखिरकार असली दुनिया में जाग गया है। लेकिन उसे यकीन है कि सच्चाई जल्द ही सामने आ जाएगी। वह जमीन से पेड़ की एक टहनी उठाता है और एक विशाल चट्टान के सामने खड़ा हो जाता है ताकि डेथ नाइट रहते हुए सीखी अपनी ताकत आजमा सके। वह अपना स्टैंस लेता है और अपनी पिछली जिंदगी की सीख की मदद से उस साधारण टहनी से चट्टान पर वार करता है। एक पल के लिए कुछ नहीं होता, फिर अचानक वह विशाल चट्टान टुकड़ों में बिखर जाती है और यह साबित हो जाता है कि उसकी पिछली जिंदगी सिर्फ कोई जीवंत सपना नहीं थी। ये एहसास उसे हंसी से भर देता है और वह बिल्कुल लाइट यागमी की तरह जोर जोर से हंसने लगता है। बहुत देर तक हंसने के बाद वह घुटनों के बल बैठ जाता है क्योंकि इस सच्चाई का बोझ उसके भीतर उतर चुका होता है। जो कुछ वह देख रहा है वह कोई सपना नहीं है और उसकी पिछली जिंदगी भी कोई सपना नहीं थी। वह सचमुच अतीत में लौट आया है और यह एहसास उसे अंदर तक झकझोर देता है। अब डेमियन की इस उम्र की जिंदगी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जहां तक डेमियन को याद है, वह एक ऐसा मस्खरा था जो अपनी हरकतों से हमेशा अपने परिवार का नाम शर्मिंदा करता था। उसका पिता हमेशा उसे याद दिलाता रहता था कि वह कितना निकम्मा और बेकार बेटा है जो सिर्फ परिवार का नाम खराब करने के अलावा कुछ नहीं करता। उसकी हरकतों ने हमेशा उसके आसपास के लोगों को सिर्फ दुख ही दिया। उसने अपने परिवार के भविष्य को बर्बाद कर दिया और यहाँ तक कि उनके घर की संपत्ति भी जब्त हो गई। परिवार के लिए शर्म और बर्बादी का कारण बनने की वजह से उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया। पूरे परिवार में सिर्फ उसकी बड़ी बहन ही थी जो अब भी डेमियन को अच्छे इंसान की तरह देखती थी। डेमियन कभी समझ ही नहीं पाया कि वह हमेशा उसका साथ क्यों देती थी और उसकी इतनी चिंता क्यों करती थी, जबकि उसी ने उसकी सगाई तोड़कर उसकी जिंदगी भी बर्बाद कर दी थी। घर छोड़ने से पहले उसकी बहन ने उसके सफर को आसान बनाने के लिए उसे कुछ पैसे दिए। डेमियन पहले हिचकिचाया, लेकिन आखिरकार पैसों की थैली छीनकर जितनी तेज हो सकता था भाग गया, क्योंकि वह शर्म के मारे उसकी आंखों में देख भी नहीं पा रहा था। परिवार से दूर भागने के बाद उसे आखिरकार एहसास हुआ कि उसका अस्तित्व कितना गलत और अभिशप्त था। शर्म और अपराध बोध ने उसे पूरी तरह घेर लिया, जिससे उसके भीतर गहरा पछतावा पैदा हुआ। वर्तमान में डेमियन घुटनों के बल बैठा अपना दिमाग दौड़ाता है। ये समझने की कोशिश करता है कि आखिर उसकी रिग्रेशन किस वजह से हुई। वह अपने परिवार से माफी तो मांगना चाहता था, लेकिन यह सोचना कि उसकी प्रार्थनाएं सच में सुन ली गईं और वह सचमुच अतीत में लौट आया, अपने आप में अविश्वसनीय था। इसे सिर्फ किसी दैवी चमत्कार से ही समझाया जा सकता था। वह अपने कांपते हुए हाथों की तरफ देखता है जो अभी भी उस टेक्निक के रिकॉइल की वजह से थरथरा रहे थे जिसे उसने अभी इस्तेमाल किया था। उस टेक्निक का नाम वेव ब्रेकिंग है, एक ऐसा मूव जो किसी भी वॉर की ताकत को कई गुना बढ़ा देता है। उसने यह टेक्निक उस नाइट को हराने के बाद सीखी थी जिसे कासल वॉल डिस्ट्रॉयर के नाम से जाना जाता था। तभी एक जानी पहचानी आवाज उसका ध्यान खींचती है। एक चिंतित नौकर उसे पुकार रहा होता है। वह साफ तौर पर किसी जरूरी खबर के साथ आया है, वरना इतनी तेज दौड़ते हुए यहाँ तक नहीं आता। डेमियन जानता है कि वह उनके घर का नौकर है, लेकिन उसे किसी भी कीमत पर उसका नाम याद नहीं आता। फिर अचानक उसके दिमाग में नाम उभरता है। शायद उसका नाम विक्टर है। विक्टर उसके नाम की पुष्टि करता है और तुरंत पूछता है कि यंग मास्टर अभी भी यहाँ क्यों खड़े हैं, जबकि लेडी लुईज उन्हें खुद बुलाने आई थी। नौकर के मुताबिक इस समय परिवार के मुखिया गुस्से से उबल रहे हैं। दूसरी तरफ डेमियन को जरा भी अंदाजा नहीं कि उसने ऐसा क्या कर दिया जिससे उसके पिता इतने भड़क गए, लेकिन अब यह भी पता चलने वाला है। वाइस काउंटी में मौजूद हॉक एंड मैंशन के अंदर परिवार के मुखिया की गुस्से से भरी गरजती हुई आवाज पूरे घर में गूंज रही होती है। वह इतने ज्यादा गुस्से में होते हैं कि वहीं खड़े खड़े किसी चीज से डेमियन पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नाइट के रूप में हासिल अपने अनुभव की वजह से डेमियन ठीक समय पर उस वार से बच जाता है। तभी उसकी माँ और बहन दौड़ते हुए अंदर आती हैं और सही समय पर परिवार के मुखिया को पकड़ लेती हैं, इससे पहले कि वह सचमुच डेमियन के टुकड़े टुकड़े कर दें। पता चलता है कि डेमियन ने एक बार में भारी हंगामा खड़ा कर दिया था, जिसकी वजह से उसे वहां से निकाल दिया गया और उसने एक बार फिर
परिवार का नाम बदनाम कर दिया। पूरा शहर अब यही बातें कर रहा है कि हॉकिन परिवार का वारिस एक निकम्मा उपद्रवी है। अगर उसकी माँ और बहन समय पर न पहुंचती तो बूढ़ा आदमी शायद वहीं डेमियन का सिर फोड़ देता। दोनों मिलकर गुस्से से भरे पिता को शांत करने की पूरी कोशिश कर रही थीं। इस बीच डेमियन गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसे याद भी नहीं कि आखिरी बार उसे इस तरह डांट कब पड़ी थी। लेकिन अब जब यह सब फिर से हो रहा था, अजीब बात यह थी कि उसे खुद के जिंदा होने का एहसास हो रहा था। अब परिवार से जल्दी से परिचय कर लेते हैं। गुस्से में खड़े बुजुर्ग आदमी पॉल डी हॉकिन हैं, उनकी माँ मैरिटा हॉकिन है और उनकी बड़ी बहन उसकी प्यारी और हमेशा उसे बचाने वाली लुईज हॉकिन है। बाहर चाहे कितना भी हंगामा क्यों न हो, डेमियन को अपनी पिछली जिंदगी में इस सब की बहुत याद आती थी। उसकी आंखों से बिना चाहे आंसू बहने लगते हैं। पूरा परिवार अविश्वास से उसे देखता रह जाता है। उनका बेटा इस तरह रो रहा है, यह तो उन्होंने कभी देखा ही नहीं था। यहाँ तक कि पॉल डी भी थोड़ा शांत हो जाता है। सजा देने से पहले वह अपने बेटे को अपनी सफाई देने का एक मौका देता है, लेकिन डेमियन के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं होता, न कोई बहाना न कोई सफाई। ये जवाब उसके पिता के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं था। परिवार की नजर में डेमियन हमेशा वही लड़का था जो हर गलती से घटिया बहानों के सहारे बच निकलता था, लेकिन आज वह अपनी हर गलती मान रहा था। वह स्वीकार करता है कि हॉकिन परिवार का नाम उसी ने बदनाम किया है। यह सब उसकी ही गलती थी और उसे यह मानने में बिल्कुल शर्म नहीं थी। पॉल डे लंबी सांस छोड़ता है। आमतौर पर बातें इस तरह नहीं होती थीं, फिर भी उसे समझ नहीं आता कि उसके बेटे की यह थोड़ी सी ईमानदारी उसे माफ करने के लिए काफी है या नहीं। पूरे सम्मान के साथ डेमियन कहता है कि वह अपनी हर गलती की भरपाई करने के लिए तैयार है। परिवार की इज्जत वापस लाने और हुए नुकसान को ठीक करने के लिए जो भी करना पड़े वह करेगा। और जब यह सब पूरा हो जाएगा तब उसके पिता जो भी सजा उचित समझें वह उसे स्वीकार करेगा। उसकी यह बात सुनकर पूरा परिवार स्तब्ध रह जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे उनके सामने कोई बिल्कुल अलग इंसान खड़ा हो। उसके पिता तक सोचने लगते हैं कि कहीं इस लड़के के सिर पर चोट तो नहीं लग गई। इसके बाद दृश्य मर्चेंट सिटी लैंडवर्क में बदल जाता है। विक्टर और डेमियन चुपचाप पब की तरफ बढ़ रहे होते हैं। नौकर विक्टर साफ तौर पर घबराया हुआ था। उसे बिल्कुल भरोसा नहीं था कि यह अच्छा विचार है। अफवाह थी कि उस पब के पीछे एक सिंडिकेट का हाथ है। अगर यह सच हुआ तो मामला बहुत खतरनाक हो सकता था। लेकिन कभी निडर डेथ नाइट रह चुका डेमियन आराम से आगे बढ़ जाता है और विक्टर से कहता है कि अगर वह इतना डर रहा है तो वापस जा सकता है। लेकिन वफादार नौकर विक्टर सिर हिलाकर मना कर देता है। वह अपने कर्तव्य से बंधा हुआ है और सिर्फ डर की वजह से अपने मालिक का साथ छोड़ने वाला नहीं है। डेमियन उसे भरोसा दिलाता है कि वे सिर्फ पब के मालिक से बात करने और पिछली बार किए गए हंगामे के लिए सच्चे दिल से माफी मांगने आए हैं। वह सिर्फ अपनी गलती सुधारना चाहता है। चलते हुए वह उम्मीद करता है कि सब कुछ वैसे ही हो जैसा उसने अपने मन में सोचा है। उसे नहीं पता कि वह अतीत में कैसे और क्यों लौटा, लेकिन अगर किसी भगवान ने सचमुच उसे जिंदगी का दूसरा मौका दिया है तो वह इसे बिल्कुल बर्बाद नहीं करेगा। अगर उसे अपने परिवार का भविष्य हमेशा बर्बाद करने वाले अभिशाप को तोड़ना है तो उसे अब बड़े कदम उठाने होंगे। जैसे ही वह पब के दरवाजे के सामने पहुंचता है, दो गुंडों की नजर तुरंत उस पर पड़ जाती है। वे उसे पहचान लेते हैं और घमंडी व आक्रामक अंदाज में जवाब देते हैं। डेमियन को इतने साल बीत जाने की वजह से वे साफ याद नहीं थे, लेकिन चेहरे कुछ जाने पहचाने जरूर लगते थे। खुद गुस्सा होने के बजाय वह शांत स्वर में कहता है कि वह सिर्फ पिछली बार किए गए हंगामे के लिए माफी मांगने आया है। दोनों गुंडे एक पल के लिए चुप रह जाते हैं, जैसे समझ ही नहीं पा रहे हों कि क्या कहें। लेकिन जैसे ही उसकी बात उनके दिमाग में बैठती है, वे जोर जोर से हंसने लगते हैं। उनके लिए यह बहुत मजेदार था कि बदनाम वारिस डेमियन अचानक इतना विनम्र और सम्मानजनक व्यवहार कर रहा था। उनकी नजर में वह हमेशा एक घटिया परिवार का घटिया बड़ा बेटा था, लेकिन अब उन्हें भी मानना पड़ रहा था कि वह पहले जैसा नहीं लग रहा। डेमियन चुपचाप खड़ा उनकी सारी बकवास सुनता रहता है। फिर वे हद पार कर देते हैं। वे उसकी बहन का नाम लेकर उसके बारे में बेहद गंदी और घिनौनी बातें करने लगते हैं। वे कहते हैं कि उसकी माफी तभी स्वीकार करेंगे जब वह उन्हें अपनी बहन से मिलवाएगा। उन घटिया लोगों ने साफ दिखा दिया कि वे कितने नीच थे और उसी पल बात माफी से आगे बढ़ जाती है। डेमियन इतनी तेजी से उनमें से एक के पास से खंजर छीन लेता है कि उसे खुद भी पता नहीं चलता कि उसका हथियार कब गायब हो गया। शुरुआत में डेमियन सिर्फ माफी मांगकर शांति से लौटना चाहता था, लेकिन लगता है उसके पास इतना धैर्य भी नहीं बचा था। एक साफ और सटीक वार में वह उनमें से एक का पूरा हाथ काट देता है। उसका हाथ कटते ही वह आदमी घुटनों के बल गिर पड़ता है और जब उसके दिमाग को समझ आता है कि उसके साथ क्या हुआ है तो वह दर्द से जोर जोर से चीखने लगता है। दूसरा गुंडा तुरंत अपनी तलवार निकाल लेता है, लेकिन उसके चेहरे पर साफ डर दिखाई दे रहा था।
उसी पल डेमियन की किलिंग इंस्टिंक्ट जाग उठती है। उसके अंदर सोया हुआ डेथ नाइट फिर से जागने लगता है और पीछे खड़े विक्टर को मत भूलिए, जिसकी हालत पूरी तरह खराब हो चुकी थी। वह घबराकर चिल्ला रहा था और आने वाली तबाही की कल्पना से ही डर रहा था। घायल गुंडे की दर्द भरी चीखें जल्द ही वहां से गुजर रहे लोगों का ध्यान खींच लेती हैं। एक आदमी लड़ाई देखने के लिए रुक जाता है, जबकि दूसरा इस झमेले में फंसने से बचने के लिए बिना रुके आगे बढ़ जाता है। जिस गुंडे के दोनों हाथ अभी भी सलामत थे, वह कुछ खोखली धमकियों से डेमियन को डराने की कोशिश करता है। वह अपने गैंग ब्लैक स्नेक का नाम लेकर शेखी बघाड़ता है। उसका कहना था कि ब्लैक स्नेक से दुश्मनी लेने वाला कोई भी इंसान सही सलामत नहीं बचता, यानी ये लोग कोई मामूली सड़क छाप गुंडे नहीं थे। डेमियन को भी इस संगठन की कुछ याद थी। ब्लैक स्नेक उसी समय लैंडवर्क में अपना प्रभाव तेजी से बढ़ा रहा था और यह पब भी उन्हीं के अड्डों में से एक था। उस समय जब डेमियन ने यहाँ के महंगे खाने की शिकायत की थी, तो बदले में उसे सिर्फ बेरहमी से पीटा गया था। सिर्फ पीटा ही नहीं गया, बल्कि सबके सामने उसकी बेइज्जती भी की गई थी। अब जब वह इसके बारे में सोचता है तो उसे लगता है कि माफी मांगने वाला वह नहीं, बल्कि सामने वाले लोग होने चाहिए थे। लड़ाई पर वापस आते हैं। वह गुंडा साफ कहता है कि नोबल होने से डेमियन अपनी आने वाली सजा से नहीं बच पाएगा। इतना कहकर वह पूरी ताकत से तलवार लेकर डेमियन पर टूट पड़ता है। डेमियन बस एक कदम पीछे हटता है, उसके पैर उलझा देता है और वह गुंडा मुंह के बल जमीन पर गिर जाता है। वह खांसते हुए उठ भी नहीं पाता कि डेमियन पहले ही खंजर लेकर उसके ऊपर पहुंच चुका होता है। उस हरामी को शुक्र मनाना चाहिए कि वह सिर्फ अपनी एक टांग खोने वाला है। अगर डेमियन अपने परिवार के बारे में न सोच रहा होता तो इन लोगों का इस दुनिया से नामो निशान मिटाना उसके लिए कोई मुश्किल बात नहीं थी। ये बात साफ करने के बाद डेमियन एक ही वार में उसकी टांग काट देता है, जिससे वह दर्द से तड़प उठता है। चीखें सुनकर और भी गुंडे वहां पहुंच जाते हैं। वे भी सामने का खौफनाक नजारा देखकर थोड़ा सहम जाते हैं। उनमें से सिर्फ एक गुंडा हिम्मत करके सबसे आगे खड़ा होता है, जबकि बाकी उसके पीछे छिप जाते हैं। वह पूछता है कि डेमियन किस संगठन से है और कहां से आया है। डेमियन साफ इनकार कर देता है कि उसका किसी गैंग से कोई संबंध है और जहां तक यहां आने की बात है, वह सिर्फ माफी मांगने आया था। लेकिन अब सोचने पर उसे लगता है कि माफी तो उसे मिलनी चाहिए, साथ ही उसे पब के मालिक से भी एक शिकायत करनी है। वह डीठ आदमी डेमियन की किसी भी बात में जरा भी दिलचस्पी नहीं दिखाता। उन्हें सिर्फ उसकी पहचान जाननी थी और जब डेमियन कुछ नहीं बताता तो वे तय कर लेते हैं कि उसे बोलने पर मजबूर करना पड़ेगा। उनका नेता अपने आदमियों को हमला करने का आदेश देता है। वे बेवकूफ गुंडे बिना यह जाने डेमियन की तरफ दौड़ पड़ते हैं कि उनके साथ क्या होने वाला है। डेमियन को इन छोटे मोटे लोगों पर अपना समय बर्बाद करने का बिल्कुल मन नहीं था। वह गहरी सांस लेता है और बिजली जैसी रफ्तार से उनके बीच से निकल जाता है, उन हाथों को काटते हुए जो कभी उसके खिलाफ तलवार उठाने के लायक ही नहीं थे। सिर्फ एक डैश के बाद 3 आदमी जमीन पर पड़े थे। यह तेज हमला देखकर गुंडों का नेता पूरी तरह स्तब्ध रह जाता है। हालांकि इतनी तेज रफ्तार का इस्तेमाल करने से डेमियन के युवा और अभी पूरी तरह मजबूत न हुए शरीर पर थोड़ा असर पड़ता है, फिर भी उसके पास सामने खड़े आखिरी आदमी को खत्म करने भर की ताकत अभी भी बची थी। वह हरामी डरकर रहम की भीख मांगने लगता है और कहता है कि अगर डेमियन उसे माफ कर दे तो वह माफी मांग लेगा। लेकिन साफ था कि इस रोने धोने वाले आदमी को कोई दया नहीं मिलने वाली, कम से कम तब तक नहीं जब तक डेमियन उसके शरीर का एक हिस्सा अपने साथ न ले जाए। दृश्य तुरंत पब के अंदर चला जाता है जहां रौनक लगी हुई थी, लेकिन जैसे ही लोग दरवाजे के पास डर से जमे हुए उस आदमी को देखते हैं, माहौल पल भर में बदल जाता है। बेचारा अपनी मौत से भाग भी नहीं पाया। उसका शरीर एक तरफ गिर जाता है और डेमियन वहां खड़ा दिखाई देता है। वह अपने गाल पर लगा खून पोंछता है, जबकि कुछ ही पल पहले आराम से शराब पी रहे ग्राहक अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलते हैं। अच्छा ही हुआ कि यह बेवजह की भीड़ तुरंत चली गई और डेमियन को पब के मालिक से अपना हिसाब चुकता करने के लिए अकेला छोड़ गई। पब का मालिक ऊपर बने कॉरिडोर में खड़ा शोर शराबे पर गुस्सा हो रहा था। सबसे ज्यादा गुस्सा उसे इस बात का था कि कहीं भी कोई गार्ड दिखाई नहीं दे रहा था। ये बार ओनर बिल्कुल वन पीस के किसी अजीब किरदार जैसा दिखता था। उसका नाम एंडरसन होल था। डेमियन आराम से ये कहकर उसके घाव पर नमक छिड़क देता है कि वह पहले ही उसके सभी गार्ड्स को हरा चुका है। यह सुनते ही एंडरसन को आखिरकार हालात की गंभीरता समझ में आती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि कोई ब्लैक स्नेक के लोगों को हरा सकता है। वह गुस्से में डेमियन से पूछता है कि उसने इतना हंगामा क्यों मचाया, उसके कारोबार में बाधा क्यों डाली, और सबसे जरूरी बात, वह आखिर है कौन। डेमियन बिना किसी झिझक के अपना परिचय देता है। वह साफ कहता है कि उसका कभी भी परेशानी खड़ी करने का इरादा नहीं था। उसकी बस एक ही चाहत है कि मालिक उससे दिल से माफी मांगे। यह जगह जरूरत से कहीं ज्यादा महंगी है और वह पहले ही इसकी शिकायत दर्ज करा चुका है, लेकिन उसे जो जवाब मिला
वह था सबके सामने बेइज्जती से पिटना और कुत्ते की तरह बाहर फेंक दिया जाना। सबने उसे गलत समझा और यही मान लिया कि वही झगड़ा करने वाला था। इस गलत फहमी ने उसके परिवार की इज्जत पर गहरी चोट पहुंचाई, जिससे उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। बड़ी मूंछों वाला एंडरसन टंटवाल्न अभी तक यह समझ ही नहीं पाया कि वह कैसी स्थिति में फंसा हुआ है। पछताने की बजाय वह डामन और उसके परिवार का मजाक उड़ाता है। वह कहता है कि हॉक्स और विक काउंटी के लोगों में अब कोई सम्मान नहीं बचा, और यह बात इस जोकर को बेहद मजेदार लगती है। उससे भी ज्यादा हंसी की बात यह है कि डामन सच में उससे माफी की उम्मीद कर रहा था। लगता है हमारे लड़के को पहले से ही इस हरामी से ऐसे ही जवाब की उम्मीद थी। शुरुआत में उसने सोचा था कि अगर यह दिल से माफी मांग लेगा तो वह इसे छोड़ देगा, लेकिन अब उसके पास वही बहाना आ चुका है जिसका उसे इंतजार था, अपना मनचाहा बदला लेने का। अपने परिवार के बारे में गंदी बातें करने के लिए वह इस हरामी को किसी भी कीमत पर माफ नहीं करेगा। पलक झपकते ही डेमियन इतनी तेजी से आगे बढ़ता है कि सीधे पहली मंजिल पर खड़े उस हरामी के सामने पहुंच जाता है। खंजर सीधा उसकी तरफ ताना हुआ है और वह उसके पेट की आंतें बाहर खींच लेने के लिए तैयार है। लेकिन लगता है इस बार हमारा लड़का थोड़ा ज्यादा ही बहक गया और उसने अपनी सावधानी छोड़ दी। तभी एक आदमी तेजी से अंदर घुसता है और अपनी भारी तलवार पूरी ताकत से डेमियन पर दे मारता है, जिससे वह वापस नीचे ग्राउंड फ्लोर पर जा गिरता है। उस वार की ताकत बेहद खतरनाक थी। उस रहस्यमयी आदमी का नाम टेड है, जिसका एंडरसन काफी देर से इंतजार कर रहा था कि वह बीच में आए। डामन मानता है कि इस आदमी में वाकई दम है। उसकी ताकत देखकर हमारे लड़के के मन में सवाल उठता है कि टेड जैसा इंसान आखिर इतनी घटिया जगह पर काम क्यों कर रहा है। अब वह यह जानने के लिए बेहद उत्सुक है कि इस स्तर का नाइट आखिर यहाँ मौजूद ही क्यों है। अब थोड़ी बात नाइट्स की करते हैं। सम्मान के इन महान योद्धाओं की पूरी जिंदगी मार्शल आर्ट्स के रास्ते पर गुजरती है। इनके भी अलग अलग रैंक होते हैं। सबसे पहले ट्रेनी, फिर अप्रेंटिस नाइट, और आखिर में जब उनकी ताकत पर्याप्त हो जाती है तो वे ऑफिशियल नाइट बनते हैं। ऑफिशियल नाइट्स ऐसे योद्धा माने जाते हैं जो ऑरा का इस्तेमाल कर सकते हैं। उनकी ताकत इतनी होती है कि वे माउंटेन लेवल वॉरियर्स कहलाते हैं और अपने सामने मौजूद दर्जनों जीवों को एक ही लड़ाई में काट गिरा सकते हैं। वे बिना पसीना बहाए किले की दीवारों तक को चीर सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो इस कहानी के नाइट्स बेहद खतरनाक और असाधारण ताकत वाले अस्तित्व हैं। शायद यही वजह है कि बार ओनर पागलों की तरह हंस रहा है, क्योंकि उसे अपनी जीत पर पूरा भरोसा है। भले ही टेड सिर्फ एक अप्रेंटिस नाइट हो, लेकिन उसने ब्लैक स्नेक ऑर्गेनाइजेशन के लीडर के प्रति अपनी निष्ठा की शपथ ली हुई है। टेड के मैदान में उतरते ही बार ओनर को पूरा यकीन हो जाता है कि हमारा लड़का अब इस जगह से सही सलामत बाहर नहीं निकल पाएगा। और हाँ, वन पीस सच में रियल है। डेमियन पूरे आत्मविश्वास के साथ टेड से उसकी रैंक पूछता है। अब उसे समझ आ गया कि पिछली भिड़ंत के दौरान उसे ऑरा की हल्की सी मौजूदगी क्यों महसूस हुई थी। लेकिन डेमियन की यह बात सुनकर टेड खुद हैरान रह जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि हमारे लड़के जैसा मामूली दिखने वाला इंसान उसकी ऑरा को महसूस कर सका, जबकि उसने उसे छिपाने की पूरी कोशिश की थी। कुछ पल सोचने के बाद दामन समझ जाता है कि टेड आखिर इस घटिया जगह पर काम क्यों कर रहा है। उसे लगता है कि टेड ऑफिशियल नाइट बनने लायक नहीं माना गया और उसे रैंक से बाहर निकाल दिया गया, जिसके बाद उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं बची। दामन के शब्दों ने पहले ही नाइट के आत्मसम्मान पर चोट पहुंचा दी थी, जबकि बार ओनर उसे पैसों की बात करके शांत करने की कोशिश करता है। अपनी रैंक के साथ अप्रेंटिस शब्द सुनते ही टेड का खून खौल उठता है। गुस्से से भरा हुआ वह अविश्वसनीय रफ्तार से आगे बढ़ता है ताकि इस घमंडी नोबल का मुंह अपनी तलवार से काटकर उसकी बदतमीजी की सजा दे सके। लेकिन हमारा लड़का बिना जरा भी डरे वहीं खड़ा रहता है, जबकि टेड की तलवार उसे 2 टुकड़ों में काटने ही वाली होती है। आखिरी पल में वह उस भारी वार से बच निकलता है। अगर उसने वह हमला नहीं टाला होता तो गुस्से से भरा अप्रेंटिस नाइट उसे सचमुच बीच से 2 हिस्सों में काट चुका होता। दूसरे हमले की तैयारी करते हुए अप्रेंटिस नाइट लगातार डेमियन पर वार करने लगता है। हमारा लड़का बिना ज्यादा मुश्किल के उन हमलों से बचता रहता है और साथ ही अपने प्रतिद्वंद्वी की असली क्षमता को समझने लगता है। देखने से साफ पता चलता है कि टेड कोई साधारण अप्रेंटिस नाइट नहीं है। उसकी तलवारबाजी और बेहद सटीक वार उसकी काबिलियत साबित करते हैं। गुस्से से उबलता हुआ अप्रेंटिस नाइट आखिर एक बहुत बड़ा चौड़ा स्लैश छोड़ता है, लेकिन यंग मास्टर उसे भी आसानी से चकमा दे देता है। भविष्य की अपनी लड़ने की क्षमता का कुछ हिस्सा होने के बावजूद डेमियन को अपने शरीर की शारीरिक सीमाओं की वजह से काफी संघर्ष करना पड़ रहा है। वह अपनी मौजूदा हालत का पूरा फायदा नहीं उठा सकता और यह उसके लिए एक सीख है कि उसे अपनी स्टैमिना को संभालना सबसे पहले सीखना होगा। अप्रेंटिस नाइट इस बात से बुरी तरह झुंझला जाता है कि उसका एक भी हमला निशाने पर नहीं लग रहा। इस बार वह पूरी तरह पागल हो जाता है और अपने शरीर में ऑरा की हल्की चमक भर देता है। सामने क्या आने वाला है यह समझते ही डेमियन
अपने प्रतिद्वंद्वी की सीक्रेट टेक्निक का अंदाजा लगा लेता है। अप्रेंटिस नाइट अपार शक्ति से लिपटी हुई सीधी सोर्ड स्ट्राइक छोड़ता है। जैसे ही तलवार उसके शरीर को भेदने वाली होती है, डेमियन मौत सामने होने के बावजूद शांत हो जाता है। वह अपनी एक ऐसी टेक्निक इस्तेमाल करना चाहता है जो इस हमले का पूरी तरह मुकाबला कर सके। डेथ नाइट के रूप में बिताए अपने दर्दनाक दिनों को याद करते हुए उसे वह लेजेंडरी किलर याद आता है जिसे ब्लेड ऑफ डेथ के नाम से जाना जाता था। उस असैसिन को प्रकृति की विनाशकारी शक्ति जैसा माना जाता था, इसलिए डेथ नाइट उसका सामना करने गया था। फैंटम असैसिन तुरंत अपनी तलवार उस राक्षसी दिखने वाले नाइट की ओर तान देता है और कहता है कि अगर वह पीछे नहीं हटा तो वह उसे मार डालेगा। जब उसे समझ आ गया कि डेथ नाइट पीछे हटने वाला नहीं है, तो फैंटम असैसिन के भीतर छिपा हुआ खतरनाक पक्ष जाग उठता है। खून का प्यासा वह दरिंदा एक और शिकार मिलने से रोमांचित हो गया। वास्तव में वह अपनी सीक्रेट टेक्निक का ऐसा प्रदर्शन करना चाहता था जैसा पहले कभी नहीं हुआ। अपनी तीक्ष्ण नजरों की बदौलत वह इंसानी शरीर के वाइटल पॉइंट्स का विश्लेषण कर सकता था और उसके अंदर मौजूद पानी का इस्तेमाल करता था। फिर उसने अपनी अल्टीमेट किट कैट टेक्निक छोड़ दी जो शायद उसने सुकूना से सीखी थी और डेथ नाइट के शरीर को चीर डाला। सबसे हैरानी की बात यह थी कि उसने यह सब सिर्फ एक साधारण लकड़ी की तलवार से किया, जिससे उसकी टेक्निक की महानता और भी साबित होती है। डेथ नाइट का 2 हिस्सों में बंटा शरीर जमीन पर पड़ा था, जबकि फैंटम असैसिन अपनी जीत का जश्न मना रहा था। लेकिन उसे क्या पता था कि डेथ नाइट इतनी आसानी से मरने वाला नहीं था। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, उसके सामने विनाश खड़ा था। उस प्राणी का शरीर फिर से जुड़ने लगा। उसका मांस और उसके अंग दोबारा एक साथ बनने लगे, जबकि उसे बीच से काट दिया गया था। हाँ, क्योंकि डेथ नाइट ने हानेरा की एंटी किटकैट टेक्निक निकाल ली थी। शरीर पूरी तरह से फिर जुड़ जाने के बाद फैंटम असैसिन को समझ आने लगा कि उसने एक अनडेड मॉन्स्टर को निशाना बनाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब सबसे मजेदार बात यह है कि अपने ऊपर वही टेक्निक झेलने के बाद डेमियन ने उसे उसी पल सीख लिया और अपनी तीक्ष्ण नजरों से फैंटम असैसिन के वाइटल पॉइंट्स को निशाना बनाना शुरू कर दिया। फैंटम असैसिन को यह समझने का मौका भी नहीं मिला कि क्या हो रहा है और डेथ नाइट ने उसी टेक्निक से उसे खत्म कर दिया। इंस्टेंट कर्मा, और यह सब उसने बिना तलवार के ही कर दिखाया। वह पागल असैसिन असहनीय दर्द झेलता रहा, लेकिन यह कभी समझ नहीं पाया कि कोई उसकी सीक्रेट टेक्निक की नकल कैसे कर सकता है। यहीं से कहानी वापस वर्तमान में लौटती है। टेड के चेहरे पर भी बिल्कुल वैसा ही भाव है, निराशा और हार का। वह जमीन पर गिरा पड़ा है। उसका शरीर 2 हिस्सों में नहीं बंटा, लेकिन उसे एक बेहद गहरा स्लैश जरूर लगा है। हमारा महान नायक बताता है कि उसके हर दुश्मन के साथ यही हुआ। उन्हें तब तक पता ही नहीं चलता था कि उनके साथ क्या हुआ, जब तक वे जमीन पर गिरकर तड़प नहीं रहे होते थे। उसकी हर लड़ाई बिल्कुल इसी तरह खत्म होती थी। क्यों? क्योंकि डेथ नाइट के रूप में उसकी जन्मजात क्षमता यही थी कि वह अपने दुश्मनों की स्किल्स को एब्जॉर्ब कर लेता था और उन्हें अपनी स्किल्स की तरह इस्तेमाल करता था। आसान शब्दों में कहें तो ब्रो, ककाशी द कॉपी निंजा को भी कड़ी टक्कर दे रहा है। टेड को इस हालत में गिरते देख बार ओनर डर से कांपने लगता है। उसके माथे पर पसीना छूट जाता है और उसे लगता है कि अब अगली बारी उसकी है। उसके चेहरे पर पूरी तरह बेबस वेजिटा वाला एक्सप्रेशन आ जाता है। कुछ ही सेकंड बाद वह हमारे लड़के के सामने घुटनों के बल बैठ जाता है और हैक्स इन विक काउंटी का अपमान करने के लिए माफी मांगता है। बात यहीं खत्म नहीं होती। वह हुई परेशानी के बदले मुआवजे के तौर पर काफी मात्रा में गोल्ड भी देने की पेशकश करता है। दामन मन ही मन खुश हो जाता है। वह तो यहाँ सिर्फ एक साधारण माफी लेने आया था, लेकिन साथ में आसान पैसा भी मिल रहा है। वह इस मामले को यहीं खत्म करने का फैसला करता है और अपने सर्वेंट विक्टर की ओर देखता है, जिसने पूरी घटना को चुपचाप देखा था। सर्वेंट तुरंत गोल्ड इकट्ठा करने पहुंच जाता है, लेकिन जो कुछ उसने देखा उसके बाद उसे अपनी ही आंखों पर यकीन नहीं होता। उसने अपनी आंखों से देखा कि यंग मास्टर ने आखिरी पल में एक अविश्वसनीय टेक्निक से नाइट को पूरी तरह हरा दिया। उसके लिए यह समझना नामुमकिन है कि यंग मास्टर के पास अचानक इतनी शक्तिशाली टेक्निक्स आखिर आई कहां से। अगले दृश्य में वे बार से बाहर निकल रहे होते हैं। विक्टर कहता है कि उसने अपनी जिंदगी में कभी इतना सारा पैसा नहीं उठाया, लेकिन कुछ बताता है कि बार ओनर की कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि यह कमीना भविष्य में बदला लेने की ठान चुका है। उसका इरादा ब्लैक स्नेक ऑर्गेनाइजेशन के लीडर से मिलने का है। लेकिन जैसे ही वह अपने अगले बदले की योजना बनाने लगता है, हमारा लड़का वापस लौट आता है और उसकी दाहिनी कान काटकर उसे उसकी औकात याद दिला देता है। बार ओनर दर्द से चीख उठता है, जबकि डेमियन उसे याद दिलाता है कि उचित सजा दिए बिना वह यहाँ से नहीं जा सकता था। और हाँ, उसे पहले से ही बार ओनर के अगले कदम का अंदाजा है, इसलिए वह ऑर्गेनाइजेशन के लीडर के लिए भी एक संदेश छोड़ देता है। डेमियन की सिर्फ एक चेतावनी है, अगर ऑर्गेनाइजेशन ने उसके परिवार के साथ छेड़छाड़ करने की हिम्मत की तो वह उन सब का पूरी तरह सफाया कर देगा। अपना कान कटने के बाद भी बार ओनर बदला लेने की जिद नहीं छोड़ता और ऑर्गेनाइजेशन को इसकी रिपोर्ट करने का फैसला करता है। लेकिन वह बात बाद की है।
हमारा लड़का आगे बढ़ता रहता है और बाहर निकलते हुए अपने पिछले जीवन की गलतियों को पूरी तरह स्वीकार कर लेता है। उसका अतीत खून से सना हुआ था, हत्या और सिर्फ पापों से भरे कर्मों का सिलसिला। वह अपने उस अतीत से भागना नहीं चाहता, लेकिन इस बार वह कसम खाता है कि वह अपने परिवार को कभी निराश नहीं करेगा और हमेशा उनके साथ खड़ा रहेगा। डेमियन घोषणा करता है कि अब उनके घर लौटने का समय आ गया है। इसके बाद दृश्य लायन ब्लूम मार्च में बदल जाता है, जहां एक आदमी अपने भाई से कहता है कि पेन ऑलवेज फॉलोज लव। उसका भाई समझ नहीं पाता कि वह आखिर क्या कह रहा है और उसे लगता है कि वह फिर किसी नई लड़ाई पर जाने वाला है। अपने भाई की इस बात को नकारते हुए वह आदमी साफ करता है कि वह असल में प्यार की तलाश में निकल रहा है। हालांकि उसके चेहरे की वह भयानक शक्ल देखकर उसकी बात पर यकीन करना मुश्किल है। हैक्सन एस्टेट लौटने पर हमारा लड़का खुश होता है कि पिछली रात के रोमांच के बाद उसे अच्छी नींद मिल गई, लेकिन बेचारे विक्टर के साथ ऐसा नहीं हुआ। उसकी आंखों के सामने जो कुछ हुआ था वह उसी के बारे में सोचता रहा और पूरी रात जागता रहा। उस भयावह घटना ने उसे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि आगे क्या होने वाला है। दमेन कहता है कि आखिरकार सब कुछ उनके पक्ष में गया, इसलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। भले ही वे अपनी मूल योजना से थोड़ा हट गए थे, लेकिन उन्होंने अपना उद्देश्य फिर भी पूरा कर लिया। अब हमारा लड़का बस इस इंतजार में है कि यह अफवाह हर जगह फैल जाए ताकि लोग समझ जाएं कि वाइकाउंट हैकिन के बड़े बेटे से पंगा नहीं लेना चाहिए। जब यह अफवाह फैल जाएगी तब कोई भी दोबारा उसके परिवार को परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। वह इस बात से भी खुश है कि निकम्मे बेटे वाली उसकी बदनामी भी थोड़ी बदल जाएगी और लोग उसे पहले से कहीं ज्यादा सम्मान की नजर से देखेंगे। यहाँ तक कि उसका सर्वेंट विक्टर भी समझ नहीं पा रहा कि यंग मास्टर अचानक इतना सक्षम और समझदार कैसे बन गया। सर्वेंट ब्लैक स्नेक ग्रुप को लेकर बेहद डरा हुआ है, क्योंकि पिछली रात उन्होंने जो किया वह हर मायने में खुली चुनौती थी। दामन ने उनके आदमियों को घायल किया और एक अप्रेंटिस नाइट तक को हरा दिया। इतनी बड़ी धमकी सामने होने के बावजूद डेमियन को पूरा भरोसा है कि किसी नोबल फैमिली के खिलाफ कदम उठाने से पहले वे 100 बार सोचेंगे, और अगर वे इतने मूर्ख निकले कि फिर भी कोशिश करें तो वह उनकी बुरी तरह पिटाई करेगा। डेमियन की यह बात सुनकर विक्टर की कुछ चिंता कम हो जाती है और वह हमारे लड़के की असाधारण सोर्ड स्किल्स की तारीफ करता है, ऐसी स्किल्स जो उसके पास होनी ही नहीं चाहिए थीं। यही सोचकर वह पूछ बैठता है कि यंग मास्टर आखिर इतनी शानदार तलवारबाजी कब सीख गया। जाहिर है हमारा लड़का तुरंत नजरें फेर लेता है, क्योंकि उसके पास इसका कोई जवाब नहीं है। डेमियन बस इतना कहता है कि वह कभी कभी अभ्यास कर लिया करता है। उधर डेमियन के पिता बैरी एलन द फ्लैश जैसी रफ्तार से वहां पहुंचते हैं। वे इस बात से बेहद गुस्से में हैं कि उनका बेटा पूरे दिन कल घर से गायब था। इससे भी ज्यादा उन्हें डर है कि कहीं उसने फिर कोई नई मुसीबत तो खड़ी नहीं कर दी। बिना जरा भी डरे डमेन अपने पिता से शांत होने के लिए कहता है, क्योंकि उसने सब कुछ संभाल लिया है और अपनी पिछली गलती भी सुधार दी है। इसके बाद वह विक्टर से उनकी सबसे कीमती चीज दिखाने को कहता है। चमचमाते गोल्ड कॉइन्स को देखते ही उसके माता पिता का मूड तुरंत बदल जाता है। उन्हें खुश करने का इससे आसान तरीका और कोई नहीं था। यंग मास्टर उन्हें उसी टैवर्न जाने की पूरी बात बताता है और समझाता है कि वहां हुई एक गलत फहमी को उसने दूर कर दिया, जो उनकी अपनी गलती थी। उसी गलती के मुआवजे के रूप में उन्होंने उसे यह सारा पैसा दिया। बस उसने बड़ी चालाकी से यह हिस्सा छोड़ दिया कि उसने करीब 20 हाथ काट दिए थे और बार ओनर का कान भी उड़ा दिया था। शुरुआत में उसके माता पिता को उसकी बात पर शक होता है, लेकिन गोल्ड देखकर वे जल्दी ही उसकी बात मान लेते हैं। मजेदार बात यह है कि डामन अपनी बात साबित करने के लिए विक्टर को भी गवाह बना देता है और उसे भी अपने साथ खड़ा कर देता है। आखिर में विक्टर यंग मास्टर की कही हर बात से सहमत हो जाता है। इससे उसकी बात पर और भरोसा बढ़ जाता है और उसके परिवार का विश्वास भी उस पर मजबूत हो जाता है। दामन के माता पिता खुश हो जाते हैं, जबकि विक्टर मन ही मन समझ जाता है कि उसका यंग मास्टर तो गैसलाइटर प्रो मैक्स निकला। इसके बाद दृश्य तुरंत बदलता है और हमारा लड़का अपनी स्टैमिना जांचने के लिए मैदानों में पूरी रफ्तार से दौड़ रहा होता है। थोड़ी ही देर बाद वह पूरी तरह थक जाता है और सांस लेने के लिए हांफने लगता है। इससे डेमियन अपनी सीमाओं को अच्छी तरह समझ जाता है। उसे एहसास होता है कि अगर उसने जल्द से जल्द अपने इस कमजोर शरीर को नहीं सुधारा तो वह हमेशा भारी नुकसान में रहेगा। वह अपनी जेब से एक बैंगनी जेम निकालता है। किस्मत से उसे ऐसी चीज मिल गई थी जो फिलहाल उसकी काफी मदद करने वाली थी। टैवर्न छोड़ने से पहले बार ओनर की ट्रेजर लिस्ट में यह टॉनिक भी शामिल था। ये एल्केमी एकेडमी की बनाई हुई एक क्रिएशन थी। इसे पीने से किसी की स्टेमिना और एनर्जी में काफी बढ़ोतरी हो जाती थी। एल्केमी एकेडमी का नाम सुनकर डेमियन भी थोड़ा हैरान हुआ था। ये एकेडमी ऐसे पोशंस और टॉनिक्स बनाने में विशेषज्ञ थी और उनकी गुणवत्ता इतनी शानदार थी कि उनकी कीमत किसी जेमस्टोन के बराबर मानी जाती थी। यंग मास्टर के लिए तो यह और भी अच्छा था, क्योंकि उसे यह बिल्कुल मुफ्त में मिल गया था। वर्तमान में वह बिना देर किए टॉनिक पी जाता है और कुछ ही सेकंड में उसके शरीर के भीतर बिजली जैसी एनर्जी दौड़ने लगती है। इसका असर तुरंत दिखाई देने लगता है।
वह खाली शीशी को कुचल देता है और सोचता है कि इस समय उसका सबसे बड़ा लक्ष्य अपने शरीर को फिर से पहले जैसा मजबूत बनाना है। अनस्टॉपेबल डेथ नाइट बनने के लिए पूकी आर्चलेस डॉर्गो एक दिन अपनी अनडेड आर्मी को आजाद करेगा, जो पूरी दुनिया को राख में बदल देगी। डेमियन हर हाल में उस अंधकारमय भविष्य को रोकना चाहता है। यही वजह है कि वह अपनी सारी शक्तियां वापस पाने के लिए पूरी तरह दृढ़ है। सिर्फ तभी वह अपने सबसे कीमती लोगों यानी अपने परिवार की सुरक्षा और खुशियों की रक्षा कर पाएगा। फिर वह एक और दौड़ लगाने के लिए तैयार होकर तेजी से आगे निकल पड़ता है और घोषणा करता है कि वह आर्च को मार डालेगा और इस बार वह सुनिश्चित करेगा कि डॉर्गो हमेशा के लिए खत्म हो जाए। उसी रात दृश्य ब्लैक स्नेक ग्रुप के टावर में बदल जाता है। मोटा गुर्राने वाला आदमी अप्रेंटिस नाइट की हार से बेहद नाराज है, खासकर इसलिए क्योंकि उसे भर्ती करने में उन्होंने भारी रकम खर्च की थी। टेड की हालत इतनी खराब है कि उसके अधीन काम करने वाले लोग भी कहते हैं कि उसका इलाज करवाना चाहिए, लेकिन यहाँ मौजूद ऑफ ब्रांड किम जोंग उन बिल्कुल निर्दयी है और आदेश देता है कि टेड को उठाकर कूड़ेदान में फेंक दिया जाए। यही है ब्लैक स्नेक ग्रुप का बॉस सेड्रिक वॉकर, जिसे लगता है कि किसी को दूसरा मौका नहीं मिलना चाहिए, इसलिए वह टेड को तुरंत हटाने का आदेश देता है। आखिर उसकी जगह कोई दूसरा खरीद लिया जाएगा। अपनी बची खुची ताकत जुटाकर अप्रेंटिस नाइट किसी तरह खड़ा होता है और कहता है कि उसका अंत कितना निराशाजनक है। सेड्रिक पीछे मुड़कर देखता है और हैरान रह जाता है कि नाइट अभी भी खड़ा हो सकता है। वह कहता है कि अगर टेड अपना इलाज करवा ले तो उसे दूसरा मौका दिया जा सकता है, लेकिन अभी कुछ ही मिनट पहले उसे कूड़े में फेंकने का आदेश देने वाला वही आदमी अब यह बात कह रहा था। इससे अप्रेंटिस नाइट का गुस्सा फूट पड़ता है और वह अपनी तलवार लेकर सीधे सेड्रिक पर हमला कर देता है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के लीडर को मारने की उसकी यह आखिरी कोशिश भी नाकाम हो जाती है, क्योंकि एक शैडो टेंड्रिल तुरंत उसे जकड़ लेती है, जंजीरों की तरह बांध देती है और उसे पूरी तरह बेबस बना देती है। इसके बाद वह व्यक्ति सामने आता है जो इस सब के लिए जिम्मेदार था। वह कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक वह अप्रेंटिस नाइट को मारना पसंद करेगा। सेड्रिक बड़े उत्साह से देखना चाहता है कि उनका नया भर्ती किया गया आदमी क्या कर सकता है। बेबस नाइट सिर्फ शिकायतें करता रह जाता है। मेज एक कमांड चांट करता है और अंधेरे से भयानक डिमोनिक क्रीचर्स को बुला लेता है। अप्रेंटिस नाइट कुछ समझ भी नहीं पाता कि उसके साथ क्या हो रहा है। तभी उसकी रूह कंपा देने वाली मौत शुरू हो जाती है। रहम की भीख मांगने के बावजूद 5 डिमोनिक बीस्ट्स उसके एक एक हाथ, एक एक पैर और आखिर में उसका सिर तक नोचकर खा जाते हैं। उसकी चीखें पूरे टावर में गूंजती रहती हैं, जबकि उसका शरीर टुकड़ों में बिखर जाता है। अंत में टेड का सिर्फ एक पैर ही बचता है। शायद लंबे समय बाद यह सबसे भयानक मौतों में से एक थी। सेड्रिक यह दृश्य देखकर घृणा भी महसूस करता है और साथ ही काफी प्रभावित भी होता है। वह मेज को अपने ग्रुप में स्वीकार कर लेता है, लेकिन आगे से थोड़ा साफ सुथरे तरीके से मारने की मांग करता है। मेज यह सुनकर खुश हो जाता है और अपने अगले टारगेट का इंतजार करने लगता है। ऑर्गेनाइजेशन का लीडर हाल ही की उस घटना का जिक्र करता है जिसमें एक नोबल ने उनके आदमियों के साथ टक्कर ली थी, लेकिन सेड्रिक रुकने वाला नहीं है। उसकी सिर्फ एक ही इच्छा है कि डेमियन बेहद दर्दनाक और भयावह मौत मरे, और इसके लिए वह इनाम की रकम बढ़ाने तक को तैयार है। सेड्रिक मेज को उसकी कमीशन पहले ही एडवांस में दे देता है। डार्क मेज इस काम को स्वीकार करके बेहद खुश होता है और उसे पूरा करने के लिए तैयार हो जाता है। उधर हमारा लड़का थकान से हाँफते हुए अपनी शानदार ट्रेनिंग आर्क जारी रखता है। वह दोनों तरफ भारी वजन रखकर स्क्वाट्स कर रहा है, जिससे उसका शरीर और ज्यादा मजबूत बन रहा है और उसकी स्टैमिना भी तेजी से बढ़ रही है। ये ट्रेनिंग रेजिमेंट उसके लिए कमाल का साबित हो रहा है, लेकिन अजीब बात यह है कि पिछले कुछ दिन जरूरत से ज्यादा शांत रहे हैं, मानो कोई बड़ी आफत बस आने ही वाली हो। उसे पूरा यकीन था कि अब तक ब्लैक स्नेक ऑर्गेनाइजेशन उस पर हमला करने आ जाएगी। जैसे ही वह अपनी बोतल से पानी पीने वाला होता है, उसे पास में 2 असैसिन्स की मौजूदगी महसूस होती है। ये समझते ही कि वे ऑर्गेनाइजेशन के वही कमीने हैं, हमारा लड़का बिजली जैसी रफ्तार से उनकी ओर झपटता है और उन्हें दबोच लेता है। लेकिन अगले ही पल वह हैरान रह जाता है, क्योंकि जिस आदमी पर उसने हमला किया था वह कोई दुश्मन नहीं बल्कि उसका पढ़ाकू छोटा भाई एबल था। वह तुरंत उसे छोड़ देता है, जिससे उसका छोटा भाई धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ता है। एबल अपने बड़े भाई की अविश्वसनीय ताकत देखकर स्तब्ध रह जाता है। उसे पूरा यकीन था कि अभी उसका सिर ही उड़ जाएगा। अच्छी बात यह रही कि ऐसा नहीं हुआ। दामन उससे माफी मांगता है और हाथ बढ़ाकर कहता है कि उसका ऐसा व्यवहार करने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन एबल अपने बड़े भाई की माफी स्वीकार करने की बजाय बताता है कि उसे बार वाली पूरी घटना के बारे में पता चल चुका है, और यह भी कि डेमियन ने
बार ओनर से माफी मंगवा ली थी। हालांकि उसने यह भी सुना है कि वहां लड़ाई हुई थी और दर्जनों लोग घायल हुए थे। अबेल अपने बड़े भाई पर अपने ही परिवार से झूठ बोलने का आरोप लगाता है, लेकिन उसे बहलाने की बजाय डामेन ठंडे दिमाग से मान लेता है कि जो कुछ उसने सुना है वह सब सच है। ये सुनते ही अबेल हैरानी से उसके बिल्कुल सामने आ जाता है और पूछता है कि आखिर उसका भाई अकेले इतने लोगों का सामना कैसे कर सकता है। ये बात तब तक समझ में नहीं आती जब तक उसने एजेंट 47 जैसा किसी को किराए पर न रखा हो। डेमियन साफ साफ कहता है कि यह सब उसी ने किया था, लेकिन एबेल फिर भी यकीन नहीं करता। उसे सिर्फ इतनी चिंता है कि उसका बड़ा भाई दोबारा उनके परिवार की इज्जत को मिट्टी में न मिलाए। वे पहले ही उसकी पुरानी हरकतों की वजह से पैदा हुई परेशानियों को संभालते संभालते थक चुके हैं। अपने छोटे भाई की नाराजगी को पूरी तरह समझते हुए दामेन उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरता है और सोचता है कि उसका छोटा भाई दिल का बेहद साफ है और हमेशा अपने परिवार के लिए अच्छा ही चाहता है। यही वजह है कि उसे उसकी बातों पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता, बल्कि वह मुस्कुराते हुए एबेल से कहता है कि अब उन्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसी समय उनकी मुलाकात विक्टर बीच में ही रोक देता है, जो हाँफता हुआ वहां पहुंचता है और एक बेहद चौंकाने वाली बुरी खबर सुनाता है। उसकी अचानक दी गई सूचना सुनकर दोनों यंग मास्टर्स तुरंत सतर्क हो जाते हैं। अगले ही दृश्य में वे तेजी से फैमिली एस्टेट की ओर दौड़ते हैं और दरवाजा खोलकर अंदर घुसते हैं। वहां वे अपने माता पिता को एक आदमी के सामने बैठे हुए देखते हैं। यही वही आदमी है जो पहले प्यार की तलाश में जाने की बात कर रहा था, या जो भी उसका मतलब था। डेमियन को इतनी जल्दी आते देखकर वह घमंडी आदमी मासूमियत से कहता है कि वह सिर्फ बैंक्वेट हॉल में हुई घटना के बारे में बताने आया है। यही है अर्विन लायन ब्लूम, जो अटैक ऑन टाइटन वाले अर्विन का बुरा और बेटा वर्जन लगता है। दुर्भाग्य से उसका हमारे नायक के साथ बहुत खराब रिश्ता है। ये समझने के लिए कि उनके बीच आखिर हुआ क्या था, हमें अतीत में लौटना होगा। बैंकेट हॉल में डामेन और अर्विन के बीच थोड़ी कहासुनी हुई थी। किसी बात पर डामेन नाराज हो गया था, जबकि शांत दिखाई देने वाला अर्विन उसे और ज्यादा भड़काता रहा। नशे में धुत दामेन सबको याद दिलाता है कि अर्विन ने उसकी बहन का अपमान किया था और उसके बारे में भी बुरा कहा था, इसलिए उसका नाराज होना बिल्कुल जायज था। लेकिन अर्विन ने बड़ी चालाकी से उसके नशे की हालत का फायदा उठाया और सारी गलती उसी के सिर मढ़ दी। बात यही नहीं रुकी, वह कमीना सीधे उसके सामने आकर उसे मनीसीज कहता है और ताना मारता है कि अगर उसने यह सब कहा भी है तब भी डेमियन उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये बात हमारे लड़के को भीतर तक झकझोर देती है। उसी पल उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। उसने गुस्से में आकर उस कमीने के मुंह पर मुक्का मार दिया। सच कहें तो वह पंच देखने में जितना गलत था उतना ही संतोष देने वाला भी था। भले ही बैंक्वेट हॉल के अंदर ऐसा करना सही नहीं था। चेहरे पर सीधा मुक्का खाने के बाद भी वह नोबल विजयी मुस्कान देता है, मानो वह शुरू से यही चाहता था कि मामला इसी मोड़ पर पहुंचे और यहीं से कहानी फिर वर्तमान में लौट आती है। डेमियन अब पूरी तरह समझ चुका है कि अर्विन ने जानबूझकर वह मुक्का खाया था। असल में वह इतना कुशल था कि नाइट बनने के बेहद करीब था, इसलिए उस पंच से बचना उसके लिए बिल्कुल आसान था। अब साफ हो जाता है कि यह चालाक आदमी शुरू से इसी पल का इंतजार कर रहा था। इस फैमिली मीटिंग में यह आदमी पूरे आत्मविश्वास के साथ हमारे लड़के के माता पिता से कहता है कि वह उनकी बेटी लुईस की बहुत प्रशंसा करता है। शुरुआत में विक काउंट समझ ही नहीं पाता कि अर्विन आखिर कहना क्या चाहता है, लेकिन तभी यह कैप्टन डूशबैग खुलेआम अपने और दामेन की बहन के बीच शादी का प्रस्ताव रख देता है। यह ऐलान पूरे हक्सीन परिवार को झकझोर देता है। दामेन अंदर ही अंदर अपनी नाराजगी दबा लेता है, क्योंकि उसे पता है कि यही सब उसकी पिछली जिंदगी में भी हुआ था। उस हरामी ने उसके परिवार की मजबूर हालत का फायदा उठाया था। अर्विन आगे कहता है कि वह बैंक्वेट हॉल में जो हुआ उसे भूल जाएगा, लेकिन सिर्फ तभी जब वे उसके परिवार का हिस्सा बन जाए, ताकि दोनों घरानों के बीच कोई दुश्मनी न रहे। लेकिन उसके पिता बिना किसी हिचकिचाहट के इस प्रस्ताव को सख्ती से ठुकरा देते हैं। जब अर्विन को पता चलता है कि लुईस की पहले से ही सगाई तय है, तो उसकी झुंझलाहट और बढ़ जाती है। फिर वह बैंक्वेट हॉल में हुई अपनी बेइज्जती का मुद्दा उठाता है और हैक्सिन परिवार को याद दिलाता है कि उसके प्रस्ताव को ठुकराने की कीमत वे कभी नहीं चुका पाएंगे। इसका अंत बहुत भयानक होगा। वह उन्हें आखिरी विकल्प देता है, या तो अपनी बेटी की शादी उससे कर दें या फिर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। विक काउंट के लिए यह सचमुच बहुत कठिन फैसला था, क्योंकि लायन ब्लूम परिवार रईसों में बेहद शक्तिशाली था। फिर भी वह अच्छी तरह जानता था कि अर्विन असल में कितना घटिया इंसान है। एक पिता होने के नाते
वह अपनी बेटी के साथ इतना शर्मनाक व्यवहार होने नहीं दे सकता था। तभी अचानक लुईस खुद सामने आ जाती है। वह खुद को बलिदान के रूप में पेश करते हुए इस शादी की शर्त मान लेती है। अपनी ही बेटी को इस तरह खुद को कुर्बान करते देख विक काउंट टूट जाता है। वह उसे भरोसा दिलाने की कोशिश करता है कि वे कोई न कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। एबल भी गुस्से में कहता है कि उसकी बहन को डेमियन की वजह से पैदा हुई मुसीबत नहीं झेलनी चाहिए। अपनी बहन को परिवार के लिए इस तरह खड़े होते देखकर डायमंड भी दुखी हो जाता है, लेकिन वह बहादुर लड़की मुस्कुराती रहती है और वादा करती है कि वह अर्विन के साथ चली जाएगी। ये पूरा दृश्य हमारे नायक को उसकी पिछली गलतियों की याद दिलाता है। उसकी वजह से पैदा हुई परेशानियों का बोझ आखिर उसकी बहन को उठाना पड़ा था। अब जब सब कुछ अपने पक्ष में होता देख अर्विन के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ जाती है। वह खुश होता है कि उन्होंने सही फैसला लिया। जाने से पहले वह लुईस से कहता है कि जल्द ही एक आधिकारिक शादी का प्रस्ताव भेजा जाएगा ताकि बाकी बातें तय की जा सकें। लेकिन जैसे ही वह अपनी बकवास कर रहा होता है तभी उसके सामने खुद शैतान की तरह डामेन आकर खड़ा हो जाता है और उसे घूरने लगता है। जिसकी भी बहन हो वह इस हालात में हमारे लड़के जैसा ही चेहरा बनाता। डामेन का मजाक उड़ाते हुए अर्विन उसे अपना ब्रदर इन लॉ कहता है। डामेन को उसकी इस बात की कोई परवाह नहीं, लेकिन ओरिजिनल टाइमलाइन में उसने उसकी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी थी और यही बात उसे इस बार वही सब दोबारा होने से रोकने की ताकत देती है। लुईस यकीन ही नहीं कर पाती कि उसका भाई उसके लिए खड़ा हो गया है। डामन धीरे से कुछ ऐसा बड़बड़ाता है जिसे कोई समझ नहीं पाता और वह घमंडी सुनहरे बालों वाला नोबल भी नहीं, लेकिन एक चीज वह अच्छी तरह समझता है, माइक टाइसन जैसा अपरकट जो उसे सीधा आसमान की तरफ उड़ा देता है। ये सच है कि डेमियन को दोबारा अर्विन की उकसावे वाली चाल में नहीं फंसना चाहिए था, लेकिन वह चुप बैठकर इस हरामी को अपने परिवार को बर्बाद करते हुए भी नहीं देख सकता। नोबल जमीन पर आ गिरता है जबकि हमारा लड़का साफ शब्दों में अपनी बात कह देता है। वह अर्विन को उसकी मर्जी का कुछ भी नहीं करने देगा। ये समझने के लिए कि डामेन इस आदमी से इतनी नफरत क्यों करता है, हमें पहली टाइमलाइन में हुई घटनाओं को देखना होगा। लायन ब्लूम परिवार में भेजे जाने के बाद डामेन लंबे समय तक अपनी बहन से नहीं मिल पाया। फिर एक दिन जब उसे पता चला कि वे लोग मिलने आने वाले हैं तो वह अपनी खुशी रोक नहीं पाया और मुस्कुराते हुए दौड़ पड़ा। अपनी बहन से मिलने के लिए बेहद उत्साहित था, लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचा सब कुछ डरावना हो गया। उसके सामने उसकी खूबसूरत बहन खड़ी थी। उसके बाल ऐसे खींचे जा रहे थे जैसे वह कोई इंसान नहीं बल्कि जानवर हो। अर्विन उसे उसके घटिया परिवार की शिकायत करने पर घसीट रहा था। वह इस बात से गुस्से में था कि उसने उसे छोड़ने की धमकी देने की हिम्मत भी कैसे की, लेकिन वह यहीं नहीं रुका। उसे सबक सिखाने और यह यकीन दिलाने के लिए कि वह फिर कभी उसका विरोध न करे, अर्विन पूरी तरह तैयार हो गया। जबकि मासूम लड़की डर के मारे कांप रही थी, उसने मुट्ठी बांधी और बेरहमी से उसे पीटना शुरू कर दिया, जबकि बेचारी लड़की दर्द से चीखती रही। सिर्फ वह मंजर देखकर ही हमारे लड़के का दिल अंदर से टूट गया। वह अपनी ही बहन की रक्षा नहीं कर पाया और सबसे बड़ी बात, उसे उस हालत तक पहुंचाने वाला भी वही था। ये सब बैंक्वेट हॉल में उसके अपने ही किए गए कामों की वजह से हुआ था। उसी दिन से डेमियन के दिल में एक गहरी नफरत जन्म लेती है, ऐसी नफरत जो सिर्फ एक इंसान के लिए थी, अर्विन लायन ब्लूम। और अब कहानी वापस वर्तमान में लौटती है जहां उसने अभी अभी एक जबरदस्त अपरकट मारकर उसे नॉकआउट कर दिया है। पूरा परिवार सदमे में है। अपने यंग मास्टर की दर्द भरी आवाज सुनकर लायन ब्लूम परिवार के गार्ड्स तुरंत वहां पहुंच जाते हैं। बिना एक पल गंवाए वे अपने हथियार निकाल लेते हैं ताकि उस व्यक्ति को पकड़ सकें जिसने उनके यंग मास्टर को चोट पहुंचाई। डामेन एक नजर में पहचान लेता है कि ये अर्विन के एस्कॉर्ट गार्ड्स हैं। उधर अर्विन भी अपनी घटिया मुस्कान के साथ फिर से उठ खड़ा होता है। अब वह 2 बार सबके सामने बेइज्जत हो चुका था। मामला पूरी तरह हिंसा तक पहुंच चुका था। हैक्सीन परिवार के लोग डर से जमे खड़े थे, जबकि अर्विन अपनी तलवार पकड़कर आखिर अपना असली चेहरा दिखाता है। वह तलवार निकालते हुए पूछता है कि क्या उसका ब्रदर इन लॉ इतनी जल्दी मरना चाहता है। स्थिति को खूनी लड़ाई बनने से रोकने के लिए उसके एस्कॉर्ट गार्ड्स तुरंत बीच में आने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इससे अर्विन की छवि और खराब हो सकती थी। लेकिन इस बार गुस्से से भरा वह हरामी किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था और अपने गार्ड्स को हट जाने का आदेश देता है। जब एक गार्ड उसके आदेश का विरोध करता है तो अर्विन उसे मुक्का मारकर सीधे पास की दीवार में दे मारता है। सच कहें तो वह पहली नजर में कमजोर लगता था, लेकिन असल में उसकी ताकत एक नाइट के स्तर के बेहद करीब थी। वह ठंडी निगाहों से अपने गार्ड्स को फिर हट जाने का आदेश देता है। एबल और लुईस अपने भाई की चिंता में कांप रहे थे।
जबकि लायन ब्लूम का यंग मास्टर आगे बढ़ता है ताकि हमेशा के लिए डेमियन का अंत कर सके। वह सोचता है कि हैक्सिन परिवार अब इस हालात को कैसे संभालेगा, खासकर तब जब उन्होंने इसे पहले से 10 गुना ज्यादा खराब बना दिया है। अपने भाई की जान को असली खतरे में देखकर लुईस समझ जाती है कि डेमियन बुरी तरह घायल हो जाएगा, इसलिए वह जबरदस्ती आगे बढ़कर सब कुछ खत्म करना चाहती है। लेकिन इस बार हमारा लड़का उसे रोक देता है। अब वह कभी बलिदान नहीं बनेगी। इस बार उसका बड़ा भाई डेमियन खुद सारी जिम्मेदारी उठाएगा। वह उसे भरोसा दिलाने वाली नजर से देखता है कि सब ठीक होगा। अब समय आ चुका था एक आधिकारिक 1-on-1 ड्यूल का। ड्यूल का नाम सुनते ही लायन ब्लूम का यंग मास्टर भी हैरान रह जाता है। दामन साफ कहता है कि अगर वह इस ड्यूल में हार गया तो अरविन उससे जो भी कहेगा वह सब मानेगा, लेकिन अगर वह जीत गया तो आज तक जो कुछ भी हुआ है उसे दोनों पक्ष पूरी तरह भूल जाएंगे। दिलचस्प बात यह थी कि अरविन इस ड्यूल को स्वीकार ही नहीं करना चाहता था, क्योंकि लुईज से वह पहले ही अपनी मंजूरी ले चुका था, लेकिन दामन पीछे हटने वालों में से नहीं था। वह चालाकी से अरविन के ईगो पर चोट करता है और कहता है कि ड्यूल से पीछे हटना सिर्फ कायरों का काम है, यानी सीधी भाषा में उसने उसे मर्दानगी पर चुनौती दे दी। सबसे मजेदार बात यह थी कि यह चाल सच में काम कर गई। अरविन सोचने लगा कि असली लड़ाई में वह डेमियन को आसानी से हरा देगा। उसे लगा कि यही सही मौका है दामन को हमेशा के लिए कुचलने का और फिर उसकी बहन को उससे छीन लेने का। वह निर्दयी हरामी अपनी तलवार उसकी तरफ तान कर ड्यूल स्वीकार कर लेता है। अगले ही पल दामन की मां बहुत घबरा जाती है और बीच में आना चाहती है, लेकिन अपने बेटे को इतने आत्मविश्वास से आगे बढ़ते देखकर विक काउंट को लगता है कि डेमियन के पास जरूर कोई योजना है, इसलिए अब उन्हें अपनी उम्मीदें उसी पर छोड़नी होंगी। मगर एबल अच्छी तरह जानता था कि यह स्थिति कितनी निराशाजनक है। वहां मौजूद वही अकेला इंसान था जिसे अरविन की असली ताकत का अंदाजा था। उसके हिसाब से अरविन एक आधिकारिक नाइट के बराबर था। उस नजरिए से देखें तो यह लड़ाई शुरू होने से पहले ही हारी हुई लग रही थी। घमंडी यंग मास्टर लड़ाई शुरू करना चाहता था, लेकिन वह यह देखकर चौंक गया कि उसका प्रतिद्वंद्वी तलवार इस्तेमाल करने में कोई दिलचस्पी ही नहीं दिखा रहा। दामन पूरे भरोसे से कहता है कि उसे किसी तलवार की जरूरत नहीं है। फिर उसे पूरी तरह अपमानित करने के लिए हमारा लड़का अपनी भरोसेमंद फोक निकाल लेता है। हाँ, वही महान फोक सोर्ड जो शायद अल्टीमेट स्टिक ऑफ डिस्ट्रक्शन की बराबरी कर सकती थी। उसके हाथ में वह फोर्क देखकर अरविन कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह जाता है। उधर दामन का परिवार अंदर ही अंदर घबराया हुआ सोच रहा था कि आखिर वह उस फोर्क से करेगा क्या। वहीं अरविन उसके मुंह पर खुलकर हंसने लगता है। उसे लगता है कि उसका प्रतिद्वंद्वी पहले ही हार मान चुका है और डर के मारे पागल हो गया है। पूरे आत्मविश्वास के साथ अरविन उस पर झपटता है और एक ही वार में उसे खत्म करना चाहता है, लेकिन उसके जबरदस्त झटके के साथ किया गया पहला वार पूरी तरह खाली चला जाता है, क्योंकि डेमियन आराम से उससे बच निकलता है। अपने अटैक पैटर्न को और भी मुश्किल बनाने के लिए अरविन ने लगातार कई स्विंग्स किए और अपनी टेक्निक फियर्स रोरिंग लायन सोर्ड छोड़ दी। भाई ने तो अपना ही सुजानो निकाल लिया, लेकिन यह विनाशकारी हमला सिर्फ दिखावा साबित हुआ, क्योंकि अटैक खत्म होने तक हमारा लड़का अपनी जगह से एक कदम भी नहीं हिला था। उसने हर एक स्ट्राइक को डिफ्लेक्ट कर दिया, यहाँ तक कि एस्कॉर्ट गार्ड्स भी समझ नहीं पाए कि उनका यंग मास्टर मजाक कर रहा है या उसका ओपोनेंट सच में इतना ताकतवर है। ये समझने के लिए कि आखिर हुआ क्या, हम अरविन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। टेक्निक शुरू होते ही उस छोटे से समय में हमारा लड़का उसकी हर स्विंग के बीच से ऐसे निकल गया कि एक भी वार उसे छू तक नहीं पाया। वहीं डेमियन खुश है कि उसकी फिजिकल ट्रेनिंग आखिरकार रंग ला रही है। अपनी बढ़ी हुई स्टैमिना की वजह से अब वह तेज मूवमेंट्स का आसानी से साथ दे सकता है और जल्दी नहीं थकता। और याद रहे, यह सब वह सिर्फ एक साधारण फोक के साथ कर रहा है। साथ ही अब तक वह लायन ब्लूम परिवार की सोर्ड्समैनशिप को भी अच्छी तरह समझ चुका है। असली बात यह है कि ओरिजिनल टाइमलाइन में डेथ नाइट डेमियन का सामना लायन ब्लूम परिवार के सबसे बड़े बेटे माइका हेल लायन ब्लूम से हुआ था, और वह सचमुच बेहद खतरनाक योद्धा था। उसकी तुलना में उसका छोटा भाई काफी निराशाजनक और बहुत कमजोर है। यही वजह है कि मौजूदा डेमियन को उसका सामना करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं हो रही। अरविन का खून खौल उठता है और वह लगातार ऑरा की लहरें छोड़ते हुए यह मानने से इनकार कर देता है कि डेमियन सिर्फ अपनी स्किल की वजह से उसकी टेक्निक से बच गया, लेकिन ऑरा का इस्तेमाल किसी भी इंसान के लिए बेहद खतरनाक होता है। इसलिए अब हमारे लड़के के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो जाती है कि वह इससे कैसे बचेगा। अरविन लायन ब्लूम अविश्वसनीय रफ्तार से दौड़कर सीधे अपने टारगेट के सामने पहुंच जाता है और अंतिम घातक वार करने की तैयारी करता है। उसी नाजुक पल में डेमियन अपनी टेक्निक्स की सूची में से सोर्ड सेंट टेक्निक चुनता है और उसे इस्तेमाल करने का फैसला करता है। दोनों के बीच जोरदार टक्कर होती है,
लेकिन अर्विन की पूरी दुनिया तब बिखर जाती है जब वह देखता है कि एक मामूली फोर्क उसकी तलवार को रोक ही नहीं रहा, बल्कि उसे पीछे भी धकेल रहा है। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर ये हो क्या रहा है। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, हमारे लड़के का सीक्रेट मूव काउंटलेस थंडर शैडो रेवलेशंस उस पर टूट पड़ता है। उस मूव की मदद से विनाश का अल्टीमेट फोर्क उसकी तलवार को बड़ी आसानी से दूर उछाल देता है। यही अर्विन की सबसे बड़ी हार बन जाती है। डेमियन लड़ाई खत्म करने के लिए हाथ में फोर्क लेकर आगे बढ़ता है और वह फोर्क घमंडी नोबल की गर्दन पर वार करता है, जिससे यह मुकाबला समाप्त हो जाता है। उसके परिवार का हर सदस्य डर से सांस रोक लेता है। तुम्हें लग सकता है कि अभी एक फोर्क से हत्या कर दी गई, लेकिन हमारा लड़का काफी उदार साबित होता है। उसने सिर्फ अर्विन की गर्दन को हल्का सा चुभोया, मानो उसे चेतावनी दे रहा हो कि वह इससे कहीं ज्यादा भी कर सकता था। इतनी सी चोट लगते ही यह आदमी छोटे बच्चे की तरह घबराने लगता है। बेशक अपने दिल में डेमियन सचमुच उसे मारकर दुनिया से इस बीमारी को खत्म करना चाहता था, लेकिन वह जानता है कि इस बार उसे अपने परिवार का साथ चुनना होगा और इस मामले को यहीं छोड़ देना होगा। इसलिए वह ड्यूअल खत्म घोषित करते हुए खुद को साफ विजेता बताता है और पूछता है कि क्या छोटे अर्विन को इस नतीजे से कोई आपत्ति है। डर से कांपता हुआ वह घमंडी नोबल अब एक बेबस गुड़िया बन चुका था। आखिर में डेमियन उसे साफ शब्दों में वहां से दफा हो जाने के लिए कह देता है। अगर तुम्हें डेमियन का उस अपमान का जवाब देने का तरीका संतोषजनक लगा तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाना। ड्यूल के बाद अगले दिन पूरा परिवार चुपचाप साथ बैठकर नाश्ता करता है। खाना खत्म करते ही हमारा लड़का अपनी ट्रेनिंग के लिए निकल जाता है। उसके जाते ही पूरे परिवार पर उदासी छा जाती है। खासकर उसकी माँ यह सोचकर परेशान होती है कि आखिर वे डेमियन से इस घटना के बारे में कब बात करेंगे। दूसरी तरफ एबल अभी भी मानो सिस्टम रिसेट की हालत में है। वह लगातार सदमे में है और समझ ही नहीं पा रहा कि उसका भाई अचानक इतना जबरदस्त ताकतवर कैसे बन गया। यहाँ तक कि उसके माता पिता भी चिंतित हैं। आखिरकार विक काउंट चुप्पी तोड़ते हुए कहता है कि अपने बेटे से जबरदस्ती जवाब मांगना सही नहीं होगा। उसके मुताबिक सबसे सही फैसला यही है कि जब डेमियन को सही समय लगे तब वह खुद सच्चाई बता दे। ये बात सच में अच्छी लगती है कि वे उस पर कोई दबाव नहीं डाल रहे। इसके अलावा उसके पिता भी साफ तौर पर हिल चुके हैं। हालांकि वह अपने बेटे के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन डेमियन की आंखों में दिखाई देने वाली मौत जैसी नजर उन्हें इतना डरा देती है कि वे उससे किसी भी बात पर सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। हालांकि डेमियन उसका अपना खून है, फिर भी वह लड़का पहले से कहीं ज्यादा डरावना बन चुका है। अब नजरिया हमारे लड़के की तरफ बदलता है, जहां वह रॉक ली से प्रेरणा लेकर अपने शरीर पर भारी वजन बांधकर एंड्योरेंस की ट्रेनिंग कर रहा है। जैसे ही वह बाहर निकलने वाला होता है, लुईज अपने भाई के पास पहुंच जाती है। वह परिवार की पहली सदस्य है जो उस दिन हुई घटना के बारे में उससे बात करना चाहती है। जब वह सही शब्द ढूंढने की कोशिश कर रही होती है, तभी हमारा लड़का अपनी गलती समझ जाता है और तुरंत सिर झुकाकर उस परेशानी के लिए माफी मांगने लगता है जो उसने पैदा की थी। साथ ही इस बात के लिए भी कि उसकी वजह से लुईस को इतनी असहाय स्थिति में खड़ा होना पड़ा। जब वह लगातार माफी मांगता ही जा रहा होता है, तब उसकी बहन उसे रोक देती है और पूरे दिल से उसका धन्यवाद करती है। वह सचमुच उसके लिए खड़ा हुआ था और भले ही उसने अर्विन के सामने अपना डर नहीं दिखाया, लेकिन अंदर ही अंदर उसे अपनी जान का डर था। सिर्फ अपने भाई की वजह से ही वह इतनी दुखद किस्मत से बच पाई। यह सुनकर डेमियन बहुत खुश होता है कि वह उसकी जिंदगी में सचमुच फर्क ला सका। यह जानकर कि उसका भाई उसे बचाने के लिए बहादुरी से उसके लिए खड़ा हुआ, लुईज उसके प्रति और भी ज्यादा आभारी हो जाती है। उसकी कृतज्ञता स्वीकार करते हुए डेमियन भी अपना आभार व्यक्त करता है। एक बहन अपने भाई के लिए अपना प्यार दिखाती है और भाई भी उसे पूरे दिल से लौटाता है। वह अब तक उसके लिए किए गए हर काम के लिए लुईज का शुक्रिया अदा करता है। इससे पहले कि लुईज समझ पाए कि उसका मतलब क्या है, डेमियन वहां से जाने की तैयारी करने लगता है। जाते समय लुईज उसे अपने साथ ले जाने के लिए एक तलवार देती है। वह दरअसल उनके पिता की सबसे प्रिय और सबसे कीमती तलवार होती है। अपने बेटे के प्रति प्यार दिखाने के लिए विक काउंट ने वह तलवार डेमियन को उपहार में दी थी, ताकि वह अपनी ट्रेनिंग में उसका इस्तेमाल कर सके। अपने पिता की इस भावना के बारे में सुनकर लड़का हैरान रह जाता है। लुईज बताती है कि भले ही उनके पिता बाहर से सख्त दिखाई देते हों, लेकिन वह डेमियन से बहुत प्यार करते हैं।
मजेदार बात यह है कि वह अपने पिता की नकल करते हुए डेमियन को याद दिलाती है कि अब कभी फोर्क का इस्तेमाल मत करना, क्योंकि वह परिवार की इज्जत के खिलाफ है। डेमियन उसकी नकल से पूरी तरह यकीन कर लेता है और तलवार म्यान से निकालता है। उसे देखकर वह काफी प्रभावित होता है और महसूस करता है कि वह अपने पिता का एहसानमंद है। मजे की बात तो तब होती है जब कहानी उसके पिता के सोर्ड कलेक्शन की तरफ जाती है और पता चलता है कि उनके पास पहले से ही ढेर सारी तलवारें मौजूद हैं। वह तो बस बेवजह शिकायत कर रहे थे। अगले दृश्य में अंधेरे के साथ आतंक भी आ पहुंचता है। एक दुष्ट मेज अपनी डार्क मैजिक के साथ एक खास एस्टेट में पहुंच चुका है। रात की पहरेदारी कर रहे गार्ड्स थकान से जम्हाइयां ले रहे होते हैं और जैसे ही उनकी नजर हटती है, परछाइयां उन्हें घेर लेती हैं और पल भर में दोनों को खत्म कर देती हैं। दोनों गार्ड्स के गिरते ही वह रहस्यमय मेज फाटक के अंदर प्रवेश कर जाता है। अगले कुछ पलों में वह धीरे धीरे घर के अंदर बढ़ता है। एबल और उसके माता पिता गहरी नींद में सो रहे होते हैं। फिर वह चुपचाप लुईस के कमरे तक पहुंचता है, जो खुद भी बेखबर सो रही होती है और उसे बिल्कुल पता नहीं होता कि एक दुष्ट आदमी उसके ऊपर खड़ा है। ब्लैक स्नेक की तरफ से यहाँ आने के बावजूद ये गंदा इंसान उसे घूरते हुए आनंद ले रहा होता है। उसे लगता है कि उसे अब खेलने के लिए कोई दिलचस्प चीज मिल गई है। तभी पीछे से आती एक आवाज उसे चौंका देती है। वह हमारा लड़का होता है, जो दरवाजे पर खड़ा अपनी ऑरा को इतना प्रभावशाली बना रहा होता है कि और भी ज्यादा खतरनाक दिखाई दे। वह उस हरामी को घृणा भरी नजरों से देखता है और उसके इरादों पर सवाल उठाता है। डेमियन बताता है कि उसे उनके घर के आसपास एक अजीब एनर्जी महसूस हुई थी, इसलिए वह जांच करने चला आया। डार्क मेज के नजरिए से यह बात काफी दिलचस्प है। उसने एक खास तरह का मैजिक इस्तेमाल करके पूरे घर को सुला दिया था, लेकिन डेमियन उस जादू से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ। इतना ही नहीं, डेमियन के पीछे मौजूद होने का एहसास भी उसे तब तक नहीं हुआ जब तक उसने खुद बोलना शुरू नहीं किया। सिर्फ यही बातें उसे यकीन दिलाने के लिए काफी थीं कि यह लड़का बेहद खतरनाक है। इसलिए वह तुरंत पलटकर वेजिटा की तरह अपना हमला छोड़ देता है, लेकिन हमारा लड़का उस मैजिक ब्लास्ट से बच निकलता है। डेमियन तुरंत दूसरी जगह पहुंच जाता है और डार्क मेज लगातार परेशान होता रहता है, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। डेमियन अपनी तलवार तैयार करता है और वही सवाल उसी पर पलट देता है, याद दिलाते हुए कि उनके घर में घुसपैठ उसी ने की है। तभी मेज को एहसास होता है कि वह दरअसल हैक्सन परिवार के अपने असली टारगेट डेमियन से ही बात कर रहा है। उसकी पहचान पक्की होते ही हमारा लड़का अपनी तलवार पूरी तरह खींच लेता है, जानलेवा नजरों से मेज को घूरता है और गुस्से में पूछता है कि आखिर उसने उसकी बहन के कमरे में कदम रखने की हिम्मत क्यों की। शक्तिशाली मैजिक अटैक ने पूरे घर को हिला दिया और बाकी परिवार की नींद खुल गई। मेज को एहसास हो गया कि अगर सर्वेंट्स भी जाग चुके हैं तो वह बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। उसे अपने आदेश के अनुसार यह काम बिना कोई निशान छोड़े पूरा करना था, इसलिए डार्क मेज फिलहाल पीछे हटने का फैसला करता है। जैसे ही वह शैडो मिस्ट में बदलकर गायब होने लगता है, डेमियन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हवा से लड़कर कोई क्या कर सकता है। इसी वजह से उसका दुश्मन खिड़की से बाहर निकल जाता है और दूर अंधेरे में गायब हो जाता है। खतरा टलने के बाद डेमियन अचानक डार्क मेज की डार्क एनर्जी का एक छोटा सा अंश देख लेता है। ऐसा लगता है कि वह अपनी कुछ एनर्जी पीछे छोड़ गया था। अगले दृश्य में नजरिया सर्वेंट्स की तरफ बदलता है। उन्होंने अभी अभी विक काउंट के सबसे प्रिय घोड़े की भयावह हालत देखी है। अगर यह खबर बाहर फैल गई तो विक काउंट का गुस्सा भड़क उठेगा। सबसे अजीब बात यह है कि अभी कुछ ही दिन पहले तक घोड़ा बिल्कुल ठीक था। जब सर्वेंट्स डर के मारे आपस में बातें कर रहे होते हैं, तभी डेमियन अचानक वहां पहुंचकर उन्हें चौंका देता है और अपनी चिंता भी जताता है। यंग मास्टर के अचानक आने से वे घबरा जाते हैं, लेकिन डेमियन उन्हें भरोसा दिलाता है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वह उनमें से किसी को भी जिम्मेदार ठहराने नहीं आया। वह सिर्फ खुद इस मामले की जांच करना चाहता है, इसीलिए वह सभी को वहां से चले जाने का आदेश देता है। अकेले रह जाने के बाद डेमियन घोड़े की हालत ध्यान से देखता है। पता चलता है कि उसी शैडो एनर्जी का निशान किसी तरह इस मरे हुए घोड़े से भी जुड़ा हुआ है। उसकी जांच से साफ हो जाता है कि यह भयानक एनर्जी सिग्नेचर दरअसल डार्क माना की मौजूदगी की पुष्टि करता है। इससे उसका यह शक भी पक्का हो जाता है कि पिछली रात जिस आदमी से उसका सामना हुआ था वह सचमुच एक डार्क मेज है जो ऐसे माना का इस्तेमाल करता है। अब डेमियन समझ जाता है कि उसके परिवार को अभी तक पिछली रात की घटना के बारे में कुछ भी पता नहीं है। दरअसल उसका उन्हें कुछ बताने का कोई इरादा भी नहीं है, क्योंकि इससे सिर्फ अफरा तफरी और चिंता बढ़ेगी। इसके बजाय वह हवा में फैले डार्क एनर्जी के उस निशान को घूरता है जो जंगल की ओर जाने वाला रास्ता बना रहा होता है। कुछ समय बाद कहानी डार्क मेज के हाइडआउट पर पहुंचती है। वह अपनी सारी कीमती चीजें
वहीं छिपाकर बैठा होता है और किसी घटिया विलन की तरह खुद ही मुस्कुरा रहा होता है। वजह यह है कि सेड्रिक ने हाल ही में उसकी मांगी हुई सारी चीजें उसे भेज दी थीं। उसने ब्लैक स्नेक के लीडर से झूठ बोल दिया था कि यह सब किसी कर्स के लिए चाहिए, लेकिन उसे जितना सारा सामान मिला है उसे देखकर डार्क मेज खुश हो जाता है कि अब उसके एक्सपेरिमेंट्स लंबे समय तक चलते रहेंगे। उसी समय वह अपनी खुद की टैलेंट से भी निराश होता है। थोड़े से पैसे कमाने के लिए भी उसे ऐसे मामूली काम करने पड़ रहे हैं, फिर भी उसके पास और कोई रास्ता नहीं है, खासकर जब होली चर्च पहले से ही उसकी तलाश में लगी हुई है। उसके लिए सबसे जरूरी बात यही है कि वह लोगों की नजरों से दूर रहे, लेकिन उसका यह भ्रम ज्यादा देर नहीं टिकता, क्योंकि उसी डार्क एनर्जी के निशान का पीछा करते हुए हमारा लड़का सीधे उसके हाइड आउट तक पहुंच जाता है। इसे ऐसे समझो जैसे घर में घुसने का बदला लौटाने आया हो। डेमियन वहां की सड़ी हुई बदबू पर तंज कसता है। डार्क मेज अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाता। विक काउंट का सबसे बड़ा बेटा, वही लड़का जिससे वह कल लड़ा था, अब उसके दरवाजे पर खड़ा है। उसे सबसे ज्यादा यह बात परेशान करती है कि डेमियन उसके गुप्त हाइडआउट तक कैसे पहुंच गया। डार्क मेज बताता है कि उसने ब्लैक स्नेक के लोगों के खिलाफ खड़े होने वाले उस नोबल की अफवाहें पहले ही सुन रखी थीं, लेकिन अब उसे सामने देखकर वह समझ गया कि डेमियन लोगों की सोच से कहीं ज्यादा ताकतवर है। यंग मास्टर भी खुश होता है कि उसका अंदाजा सही निकला और डार्क मेज का संबंध उस दुष्ट संगठन से सचमुच है। डार्क मेज इस बात की पुष्टि करते हुए बताता है कि उनके समझौते का एक हिस्सा यह भी है कि डेमियन को बेहद दर्दनाक मौत दी जाए। यह सुनकर डेमियन हंस पड़ता है और ऐलान करता है कि अब होने वाला सिर्फ इतना है कि ऐसा काम स्वीकार करने की कीमत मेज अपनी जान देकर चुकाएगा। उसकी यह बात सुनकर मेज जोर से हंसता है, अपना खतरनाक स्वभाव दिखाते हुए अपने शिकार के भ्रम का मजा लेता है। वह डेमियन को पकड़कर अपने सबसे बेहतरीन एक्सपेरिमेंटल पेट में बदलने का इरादा रखता है। दोनों आमने सामने खड़े होते हैं। डेमियन अपनी तलवार तैयार करता है और मेज से कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि इस जिंदगी में उसने खुद से वादा किया है कि वह किसी की जान तभी लेगा जब उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता बिल्कुल भी नहीं बचेगा। लेकिन उसके नियम का इकलौता अपवाद ऐसे लोग हैं जो डार्क मेज जैसे घिनौने हों, जो गंदगी और घृणा की जीती जागती मिसाल हैं। डेमियन ऐसे लोगों को दुनिया से मिटा देने में बिल्कुल भी हिचकिचाता नहीं। डार्क मेज एक बार फिर लड़के के ज्ञान पर हैरान रह जाता है, लेकिन उसे लगता है कि यह सब बेकार है और वह उस पर कई मैजिक सर्कल अटैक्स छोड़ देता है। वह किसी भी कीमत पर वाइकाउंट के बेटे को भागने नहीं देना चाहता, लेकिन खुशकिस्मती से डेमियन की भी भागने की कोई मंशा नहीं है। बेहद शानदार अंदाज में वह बिजली जैसी तेज लंच के साथ आगे बढ़ता है और एक सटीक अपवर्ड स्लैश मारकर अपने विरोधी को दो हिस्सों में काट देता है। बीमारियों को मारना आसान नहीं होता और ठीक किसी भयानक बीमारी की तरह यह आदमी भी मरने वाला नहीं था। दो टुकड़ों में कटने के बावजूद उसका शरीर शैडोज में बिखर जाता है और फिर दोबारा पहले जैसा जुड़ जाता है। डेमियन तुरंत समझ जाता है कि उसका विरोधी वही एबिलिटी इस्तेमाल कर रहा है जो उसने स्टेट में दिखाई थी, और यह भी कि किसी को मारने जैसा छोटा रिक्वेस्ट लेने के बावजूद यह आदमी वाकई बेहद ताकतवर है। डार्क मेज पागलों की तरह हंसते हुए अपनी जीत तय मान लेता है और दावा करता है कि सामान्य तरीकों से उसे काटा ही नहीं जा सकता। इसीलिए ऐसे कीड़े से निपटने के लिए डेमियन पूरी ताकत झोंक देता है और उस पर अनगिनत वार करता है ताकि उसका कुछ भी बाकी न बचे। लेकिन इतनी कोशिश के बाद भी उसके विरोधी का शरीर आसानी से फिर से जुड़ जाता है। डार्क मेज मानता है कि उसका सामना किसी शक्तिशाली इंसान से है, लेकिन वह साफ कह देता है कि जिस पल डेमियन उसके हाइडआउट में दाखिल हुआ था, उसी पल उसने अपनी किस्मत खुद सील कर दी थी। किस्मत सील करने की बात करते ही वह वही हमला इस्तेमाल करता है जो उसने टेड पर किया था। वह डेमियन को वहीं जकड़ देता है और अपने छोटे छोटे मौत के दानवों को उसे निगल जाने के लिए छोड़ देता है। असल में डार्क मेज जानता था कि चर्च उसके पीछे लगी हुई है, इसलिए उसने पहले से ही एडवांस्ड स्पेल्स के साथ अपनी सारी तैयारियां कर रखी थीं। हालात अब बेहद तनावपूर्ण हो चुके थे। डेमियन भी अपनी स्थिति देखकर पूरी तरह सतर्क हो जाता है। मेज विजयी मुस्कान के साथ हंसता है और अपने विरोधी के अंत का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि यूलान रैंक के एक ऑफिसर को चुनौती देने का उसे पछतावा होगा। डेमियन के जकड़े होने के बाद डार्क क्रीचर्स उसे पूरी तरह निगलने से बस कुछ ही पल दूर थे और उसका अंत अप्रेंटिस नाइट जैसा होने वाला था। अंधेरे की लताएं अपने शिकार को पूरी तरह लपेटने लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई मकड़ी अपने शिकार को जाल में फंसाकर पूरी तरह बांध रही हो। डार्क मेज फिर से अपने वास्तविक रूप में लौटता है और डेमियन को उसकी लापरवाही के लिए घमंडी कहता है। उसे सेड्रिक का आदेश भी याद आता है कि उसके निशाने को जितना हो सके उतनी पीड़ा दी जाए, और वह खुश होता है कि अब वह उसे लंबे समय तक यातनाएं देगा।
इतना ही नहीं, ये कमीना खुशी मनाने लगता है कि अब वह डेमियन के घर में देखी गई उस खूबसूरत लड़की का बिना किसी रुकावट के मजा ले सकेगा। लेकिन तभी डेमियन उसे एक छोटा सा चौंकाने वाला जवाब देता है। वह उसी डीकम्पोजिंग कर्स स्पेल को तोड़ देता है जो डार्क मेज ने अभी अभी उस पर इस्तेमाल किया था। डार्क मेज पूरी तरह स्तब्ध रह जाता है और निराशा से पूछता है कि उसका शिकार आखिर इस कर्स से प्रभावित कैसे नहीं हुआ। डार्क मैजिक की जानकारी के बिना उस कर्स को तोड़ना असंभव था और यही ज्ञान डेमियन के पास था। लेकिन असली बात यह है कि डेमियन खुद भी अपने के पर हैरान था। ऐसा लगता है कि उसकी रिग्रेशन पावर सक्रिय हो गई थी क्योंकि उसके शरीर पर अथॉरिटी इंसिग्निया जाग गया था, जबकि अतीत के इस समय तक उसके पास ये होना ही नहीं चाहिए था। अब बात करते हैं कि अथॉरिटी आखिर होती क्या है। इस दुनिया में इसे भगवान की वह शक्ति माना जाता है जो मॉर्टल्स को प्रदान की जाती है। इस मामले में डॉर्गो ने अपने डेथ नाइट को इतना पसंद किया कि उसने अपनी सबसे शक्तिशाली मैजिक उसमें भर दी और उसे उसके साथ बांध दिया। लेकिन उसे इंडिस्ट्रक्टिबल मैजिक और अपार शक्ति देने के बाद भी डॉर्गो संतुष्ट नहीं हुआ। वह अपने डेथ नाइट, अपने परम सेवक और ईविल की तलवार से और भी अधिक चाहता था। इसलिए उसने अपना ही हाथ चीर दिया और अपनी डार्क पावर का एक हिस्सा मुक्त कर दिया, जिससे डेथ नाइट एक अल्टीमेट वेपन में बदल गया। डार्क माना का विशाल स्तंभ डेथ नाइट पर उमड़ पड़ा। डॉर्गो ने अपनी अथॉरिटी उस पर थोप दी और अंतिम हैंड साइन के साथ पूरी शक्ति डेमियन के शरीर में प्रवाहित कर दी, जिससे उसके हाथ पर एक इंसिग्निया उभर आया। उस दुष्ट शक्ति ने उसके पूरे शरीर को चीर डाला और उसे ऐसी पीड़ा दी जैसी उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। लेकिन यह प्रक्रिया पूरी होने तक डेथ नाइट एक ऐसे स्तर पर पहुंच चुका था जहां उसे रोक पाना लगभग असंभव था। उसे गॉड की अथॉरिटी प्राप्त हो चुकी थी और वह ऐसी शक्ति बन गया था जिससे टकराना किसी के बस की बात नहीं थी। साइड नोट, अब मुझे धीरे धीरे समझ आने लगा है कि आखिर डॉर्गो का इतना बुरा हाल क्यों हुआ। उसने सचमुच अपने डेथ नाइट को एक मिनी न्यूक्लियर वेपन बना दिया था और फिर भी सोच रहा था कि सब कुछ ठीक रहेगा। वर्तमान में लौटते हुए डेमियन को अथॉरिटी ऑफ ग्रीड का निशान याद आता है। यह वही शक्ति थी जो उसके डेथ नाइट होने के समय की थी और अब फिर से जाग उठी थी। इससे पहले कि वह इसे पूरी तरह समझ पाता, उसकी ओर एक और मैजिक ब्लास्ट आता है जिसे वह तुरंत बचकर टाल देता है। डार्क मेज उससे सीधा सवाल करता है कि आखिर वह उसके डिकम्पोजिशन स्पेल से जिंदा कैसे बच गया। डेमियन शांत होकर जवाब देता है कि उसके पास एक ट्रम्प कार्ड था, इसलिए वह बच गया। सबसे भरोसेमंद जवाब तो यही है कि यह प्लॉट आर्मर की ताकत थी और ऑथर भी यही बात साफ तौर पर दिखाता है। लड़ाई पर वापस आते हुए डेमियन अब अपने विरोधी और उसके यूलन से संबंध को समझ चुका था। यूलान दरअसल एक और ऑर्गेनाइजेशन थी जो ब्लैक स्नेक से भी कहीं ज्यादा खतरनाक थी और डार्क मैजिक का इस्तेमाल करके असैसिनेशन करती थी। उनके सामने ब्लैक स्नेक की कोई औकात नहीं थी, इसलिए यह बिल्कुल भी हैरानी की बात नहीं थी कि यह डार्क मेज इतना ताकतवर निकला। डार्क मेज भी हालात का आकलन करता है और समझ जाता है कि वह इस लड़ाई को ज्यादा देर तक नहीं खींच सकता, खासकर तब जब उसका विरोधी पूरी तरह अप्रत्याशित हो। वह अपना अल्टीमेट वेपन चर्च के लिए बचाकर रखना चाहता था, लेकिन अब उसे लगता है कि उसे अभी इस्तेमाल करने का समय आ गया है। उसकी ब्रेसलेट चमकदार हरे रंग से दमकने लगती है और उसके शरीर से माना की एक विशाल लहर फूट पड़ती है, जबकि वह धीरे धीरे खुद पर से नियंत्रण खोने लगता है। डेमियन भी तुरंत समझ जाता है कि यह आदमी डार्क माना की बेहद खतरनाक मात्रा का इस्तेमाल कर रहा है। उसके अनुमान के मुताबिक वह ब्रेसलेट माना स्टोर करने वाला कोई आर्टिफैक्ट था। अगले ही पल हालात पल भर में पूरी तरह बदल जाते हैं जब वह अपनी पूरी ताकत छोड़ देता है। वह एक इल्यूजरी बीस्ट को बुलाता है जिसकी शक्ल इतनी अजीब थी कि उसका वर्णन करना भी मुश्किल था। फिलहाल उसे अगली 5 आइज कहना ही बेहतर होगा। पूरी तरह नियंत्रण खो देने के बाद डार्क मेज गरजते हुए डेमियन की मौत की घोषणा करता है और कहता है कि वह हेलफायर में जलकर खत्म होगा। विनाश का वह दैत्य पूरी ताकत से डेमियन पर हमला करता है और उसका वार सीधे उसके शरीर पर लगता है। इतना सीधा हमला देखकर डार्क मेज एक बार फिर अपनी जीत तय मान लेता है। आखिर ऐसी हेलफायर से भला कोई इंसान कैसे बच सकता था? हेलफायर ऐसी शक्ति थी जिसे मौत के बाद भी मिटाया नहीं जा सकता था। लेकिन एक बार फिर प्लॉट आर्मर अपना काम करता है और डेमियन बिना किसी परेशानी के उन हरी लपटों के बीच से बाहर निकल आता है, यह बताते हुए कि डार्क मेज ने बहुत बड़ी गलती की है। अथॉरिटी ऑफ ग्रीड की असली ताकत यह थी कि वह डार्क मैजिक को खत्म नहीं करती, बल्कि उसे अपने अंदर समा लेती है। डेमियन पूरी तरह सुरक्षित खड़ा रहता है, जबकि वही हेलफायर उसके शरीर में समा जाती है। अब वह पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली बन चुका था और खुलासा करता है कि उसकी अथॉरिटी का काम हर तरह की डार्क मैजिक को अब्सॉर्ब करना है। डार्क मेज पूरी तरह स्तब्ध रह जाता है और समझ नहीं पाता कि एक वाइकाउंट के बेटे के पास इतनी भयावह अथॉरिटी की शक्ति कैसे हो सकती है। अब इस लड़ाई को खत्म करने का समय आ चुका था। डेमियन अपनी तलवार तैयार करते हुए कहता है
कि उसे किसी मरे हुए आदमी को कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर वह बेहद गुस्से में था कि उसे यह लड़ाई जीतने के लिए अपनी डार्क पावर्स पर निर्भर होना पड़ रहा था। फिर भी उसके पास कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए उसे डेथ नाइट की टेक्निक्स का सहारा लेना ही पड़ा। डार्क मेज की आंखें फैल जाती हैं जब वह ऑरा ब्लेड को देखता है। डेमियन की तलवार काली ऑरा से ढकी हुई थी और यह कोई साधारण सोर्ड टेक्निक नहीं थी। ये वह कला थी जिसे केवल सोर्ड मास्टर रैंक का वॉरियर ही हासिल कर सकता था। इससे पहले कि डार्क मेज अपनी उलझन जाहिर कर पाता, डेमियन अपनी अल्टीमेट टेक्निक सोल सेवरिंग स्लैश का इस्तेमाल करता है। एक ही वार में वह अपने विरोधी के शरीर को साफ 2 हिस्सों में चीर देता है और पूरी गुफा में एक विशाल दरार छोड़ देता है। उसकी तलवार की ताकत से पूरी गुफा हिलने लगती है और डेमियन अपने घायल शिकार को घूरता रहता है। वह हमला इतना शक्तिशाली था कि उसने डार्क मेज को चीरने के साथ साथ उसके पीछे खड़े पूरे पहाड़ तक को काट दिया। बिना एक पल रुके डेमियन गिरे हुए डार्क मेज के पास पहुंचता है, अपनी तलवार से उसे जमीन पर दबा देता है और डार्क स्नेक के हाइडआउट का स्थान बताने की मांग करता है। अगली सुबह डेमियन विक्टर के साथ लैंडवर्क सिटी की ओर रवाना होता है। मोटा विक्टर उनकी इस यात्रा की वजह पूछता है, लेकिन डेमियन ज्यादा सवाल करने पर उसे तुरंत चुप करा देता है। अपनी जिज्ञासा दूसरी ओर मोड़ते हुए विक्टर की नजर उस डार्क बुक पर पड़ती है जिसे डेमियन पढ़ रहा था। डेमियन दावा करता है कि यह डार्क मैजिक का एक ग्रिमवार है जो उसे हाल ही में मिला है, जबकि सच्चाई ये थी कि यह वही ग्रिमवार था जो उसे मारे गए डार्क मेज से मिला था। विक्टर को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता, क्योंकि ऐसे ग्रिमवार बेहद दुर्लभ होते हैं और उन्हें हासिल करना लगभग असंभव माना जाता है। लेकिन वह कुछ और कह पाता उससे पहले ही उसका ध्यान उस बोरे से आती एक अजीब और बेहद बदबूदार गंध की ओर चला जाता है जिसे डेमियन अपने साथ लेकर चल रहा था। कुछ ही देर में वे मार्केट पहुंच जाते हैं, जहां डेमियन वह बोरा विक्टर को थमाते हुए बिल्कुल सामान्य अंदाज में कहता है कि उसके अंदर एक इंसान का सिर है। विक्टर उसकी बात मानने से इनकार कर देता है और खुद बोरा खोलता है, लेकिन अंदर उसे एक बेजान आंख अपनी ओर घूरती हुई दिखाई देती है। घबराकर वह जोर से चीख पड़ता है, बोरे को दूर फेंक देता है और बुरी तरह कांपते हुए तेज तेज सांस लेने लगता है। जब वह डेमियन से इसका कारण पूछता है तो डेमियन उससे पहले उस सिर और उस किताब को पहुंचाने के लिए कहता है। वह वादा करता है कि उसके बाद सब कुछ समझा देगा। लगभग डर के मारे बेहाल हो चुका विक्टर आखिरकार उसकी बात मान लेता है। कुछ समय बाद डेमियन डार्क स्नेक हेडक्वार्टर्स के मुख्य द्वार पर पहुंचता है और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपना परिचय देता है। शुरुआत में गार्ड्स हैक्सन नाम को गंभीरता से नहीं लेते, लेकिन जैसे ही उन्हें एहसास होता है कि यही वह लड़का है जिसके बारे में उनके बॉस ने उन्हें पहले से चेतावनी दी थी, उनका रवैया बदल जाता है। डेमियन भी समझ जाता है कि वे पहले से उसे पहचानते हैं और उन पर दबाव डालता है कि उसे अंदर जाने दिया जाए। विक्टर की हैरानी के बीच गार्ड्स उसकी बात मान लेते हैं, लेकिन जैसे ही वे उसे अंदर जाने देते हैं, उनमें से एक गार्ड अचानक आसमान में एक फ्लेयर छोड़ देता है। कुछ ही सेकंड में पूरा कंपाउंड असैसिन्स और बाउंटी हंटर्स से भर जाता है, जो हथियार निकालकर डेमियन को चारों ओर से घेर लेते हैं। उनके अनुसार यह उनके बॉस की तरफ से उसके लिए तैयार किया गया स्वागत था। फिर भी पूरी तरह घिर जाने के बावजूद डेमियन बिल्कुल शांत रहता है। उसे पूरा यकीन था कि वे अपने इस फैसले पर बहुत जल्द पछताएंगे। दूसरी ओर हेडक्वार्टर्स के अंदर डार्क स्नेक का बॉस सेड्रिक लैंडवर्क के गवर्नर और उसके नशे में धुत नाइट के साथ दोपहर का भोजन कर रहा था। गवर्नर खाने और साथ का भरपूर आनंद लेते हुए बड़ी सहजता से सेड्रिक को पूरे शहर के रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट का नियंत्रण देने की पेशकश कर देता है। यह सुनकर सेड्रिक खुशी से भर उठता है, लेकिन उसे चिंता होती है कि कहीं दूसरे लोग इसका विरोध न करें। गवर्नर तुरंत उसे भरोसा दिलाता है कि उसके पास इतना अधिकार है कि वह किसी भी विरोध को हमेशा के लिए चुप करा सकता है। नशे में झूमता हुआ नाइट किसी काम में अपनी मदद देने की कोशिश करता है, लेकिन सेड्रिक उसे टाल देता है और कहता है कि नाइट्स पहले से ही उनकी रक्षा करके अपना काम कर रहे हैं, इसीलिए ऐसी छोटी मोटी बातों पर अपनी ताकत बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर नाइट थोड़ा असहज हो जाता है और वह तथा गवर्नर दोनों ऐसे दिखाई देते हैं जैसे सेड्रिक जो भी कहे वे वही करेंगे। सेड्रिक भी उनके साथ खेलता रहता है और उन्हें पूरी तरह अपने नियंत्रण में रखता है। असलियत यह थी कि वह सिर्फ इसीलिए उनका मनोरंजन कर रहा था ताकि भविष्य में उसे उनकी शक्ति के सामने झुकना न पड़े। उसकी महत्वाकांक्षा केवल एक डिस्ट्रिक्ट तक सीमित नहीं थी, उसका असली लक्ष्य पूरे शहर पर कब्जा करना था। तभी उनके आदमियों में से एक घबराया हुआ अंदर घुसता है और तुरंत सेड्रिक को बाहर बुलाता है। साफ तौर पर परेशान होने के बावजूद सेड्रिक उसके साथ बाहर चला जाता है। जैसे ही वह आदमी बताता है कि बाहर डेमियन आया हुआ है, सेड्रिक उसका नाम इतनी जोर से चिल्लाता है कि दूसरे कमरे में बैठा गवर्नर भी सुन लेता है। वह गुस्से से भर उठता है और समझ जाता है कि जिस डार्क मेज पर उसने भरोसा किया था
वह पूरी तरह नाकाम साबित हुआ। फिर भी सेड्रिक अपने आदमी को शांत रहने के लिए कहता है और दावा करता है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी नज़र में डेमियन खुद चलकर अपने मौत के जाल में आया था, और अगर सब कुछ योजना के मुताबिक न भी हुआ तब भी उसके पास एक ऐसा व्यक्ति था जो उसका एहसानमंद था और किसी भी हालत में यह काम पूरा कर देगा। कुछ गड़बड़ महसूस करते हुए सेड्रिक बाहर निकलकर हालात देखने आता है और यह देखकर दंग रह जाता है कि उसके असैसिन्स जमीन पर हारे पड़े हैं, जबकि डेमियन पूरी तरह सुरक्षित उनके सामने खड़ा है। यह दृश्य उसे भीतर तक हिला देता है। उसने हमेशा यही सुना था कि डामन हैक्सिन केवल एक निकम्मा विकाउंट का बेटा है, लेकिन उसके सामने खड़ा यह लड़का साफ दिखा रहा था कि उसके पास असली ताकत है। तभी उसके मन में शक पैदा होता है कि कहीं उसके डार्क मेजेस को खत्म करने वाला भी यही तो नहीं था। घबराहट में वह तुरंत वापस अंदर भागता है ताकि और मदद बुला सके। बाहर मौजूद मेजेस अपने स्टाफ का इस्तेमाल करके डेमियन पर एक विशाल फायरबॉल छोड़ते हैं, लेकिन उनकी हैरानी की सीमा नहीं रहती जब डेमियन अपनी तलवार से उसे रोक देता है और अपनी काउंटलेस थंडर टेक्निक का इस्तेमाल करके पूरे हमले को पलटकर उन्हीं की तरफ वापस भेज देता है। लौटते हुए फायरबॉल्स भयानक धमाकों के साथ फटते हैं और सभी मेजेस को जलाकर काली लाशों में बदल देते हैं। ऐसा लगता है कि सभी दुश्मन खत्म हो चुके हैं। तभी डेमियन अचानक अपने पीछे से किसी की मौजूदगी महसूस करता है। वह समय रहते मुड़ जाता है और बेहद विनाशकारी सोर्ड स्ट्राइक से बाल बाल बच जाता है। वह वार जमीन पर गिरते ही एक भयंकर शॉक वेव पैदा कर देता है। सीधे वार से बचने के बावजूद डेमियन उस व्यक्ति की दबाव भरी ऑरा को साफ महसूस करता है। वह इतनी प्रबल थी कि उसके बालों के सिरे तक झुलस जाते हैं। धूल छटने के बाद उसके सामने एक नाइट खड़ा दिखाई देता है, जिसके पूरे शरीर से घातक इरादे झलक रहे थे। उसकी ऑरा ही बता रही थी कि यह आदमी शायद फॉर्मरली रैंक्ड नाइट था। कुछ ही देर में और सोल्जर्स वहां पहुंच जाते हैं और डेमियन को चारों ओर से घेर लेते हैं। यह दृश्य देखकर डेमियन समझ जाता है कि ये साधारण मर्सनरीज नहीं है, ये शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने वाली आधिकारिक ट्रूप्स थीं। उसी पल उसे एहसास हो जाता है कि इसका असली मतलब क्या था। कुछ ही क्षण बाद गवर्नर वहां पहुंचता है और शहर के बीचों बीच शांति भंग करने का आरोप लगाते हुए डेमियन पर चिल्लाने लगता है। सेड्रिक उसके बगल में घमंड से खड़ा रहता है, जबकि गवर्नर सबके सामने घोषणा करता है कि डेमियन को केवल सेड्रिक जैसे सम्मानित बिजनेसमैन पर हमला करने के लिए ही नहीं, बल्कि उसके कर्मचारियों पर हमला करके उन्हें मार डालने के लिए भी सजा दी जाएगी। शहर के लोग यह देखकर पूरी तरह हैरान रह जाते हैं कि गवर्नर आखिर उस मोटे आदमी का साथ क्यों दे रहा है। गवर्नर के पास आत्मविश्वास से खड़ा सेड्रिक मान लेता है कि अब डेमियन सचमुच बड़ी मुसीबत में फंस चुका है, लेकिन डेमियन बिल्कुल भी नहीं घबराता। वह सेड्रिक को ब्लैक स्नेक का लीडर पहचान लेता है और अपनी तीखी अडिग नजरों से सीधे उसी पर आरोप लगाता है। डेमियन को पहले से शक था कि ब्लैक स्नेक का लीडर कुछ प्रभावशाली लोगों से जुड़ा हुआ है, लेकिन उसका प्रभाव इतना बड़ा होगा यह उसने भी नहीं सोचा था। वह खुलेआम गवर्नर को भी लताड़ता है कि वह ऐसे आदमी का साथ दे रहा है। गवर्नर बिना विचलित हुए उससे आत्मसमर्पण करने को कहता है, लेकिन डेमियन साफ इनकार कर देता है और कहता है कि उसने कोई अपराध नहीं किया है। धीरे धीरे धैर्य खोते हुए गवर्नर अपने नाइट रॉबर्ट को आदेश देता है कि वह इस मामले को संभाले। आदेश मिलते ही रॉबर्ट आगे बढ़ता है और डेमियन से बिना विरोध किए गिरफ्तार होने को कहता है, लेकिन उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहता जब उसे डेमियन की आंखों में डर की एक झलक भी दिखाई नहीं देती। इसे घमंड समझकर रॉबर्ट बिजली की गति से अपनी तलवार चलाता है। डेमियन बाल बाल बच जाता है और तलवार का वार जमीन पर गिरकर पत्थरों के टुकड़े चारों ओर उड़ा देता है। डेमियन जानता था कि उसने रॉबर्ट को भड़का दिया है, लेकिन वह यह भी समझ रहा था कि यह लड़ाई बिल्कुल आसान नहीं होगी। वह खुद को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन रॉबर्ट का एक जबरदस्त वार उसे दूर उड़ा देता है। डेमियन अपने पैरों पर उतरने में सफल तो हो जाता है, मगर वार की ताकत उसे अंदर तक हिला देती है, जबकि उसने उसे रोकने की पूरी कोशिश की थी। लड़ाई जारी रहती है और डेमियन मन ही मन किसी के आने का इंतजार करता रहता है, लेकिन रॉबर्ट उसे जरा भी मौका नहीं देता। वह लगातार तेजी से हमला करता है और अपनी विशाल एक्स पूरी ताकत से घुमाता रहता है। जैसे ही वह एक्स डेमियन पर गिरने वाली होती है, अचानक कोई उनके बीच कूद पड़ता है और उस हमले को रोक देता है। टक्कर इतनी भयानक होती है कि रॉबर्ट की एक्स उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरती है। स्तब्ध होकर रॉबर्ट पूछता है कि सामने कौन है। जैसे ही वह व्यक्ति अपना चेहरा दिखाता है,
वहां मौजूद हर कोई हैरान रह जाता है। सामने एक मसल मॉमी पैलेडिन खड़ी थी। डेमियन राहत की सांस लेता है। जिसकी उसे प्रतीक्षा थी वह मदद आखिर पहुंच चुकी थी और यह सब विक्टर की वजह से हुआ था। सेड्रिक तुरंत समझ जाता है कि अगर पैलेडिन यहाँ आ गई है तो इसका मतलब चर्च भी अब इस मामले में शामिल हो चुका है और शायद उन्हें डार्क मेज तथा हाल की घटनाओं के बीच का संबंध भी पता चल चुका है। दरअसल डेमियन ने विक्टर को डार्क मेज का कटा हुआ सिर चर्च पहुंचाने के लिए भेजा था और विक्टर ने ठीक वैसा ही किया जैसा उसे कहा गया था। उसी की वजह से डेमियन की जान बच गई। कुछ घंटे पहले विक्टर पसीने से लथपथ हालत में चर्च पहुंचा था। उसके हाथ में वही बोरा और वही किताब थी जो डेमियन ने उसे दी थी। उसने दोनों चीजें एक नन को सौंपते हुए कहा कि यह किसी ऐसे व्यक्ति के सबूत हैं जो डार्क मेजेस के साथ मिलकर काम कर रहा था। जैसे ही नन ने उस किताब को देखा उसे उसमें से निकल रही डार्क एनर्जी तुरंत महसूस हो गई। किताब के अंदर बना सिंबल देखते ही उसके चेहरे का रंग बदल गया। बिना कुछ कहे उसने विक्टर के हाथ से बोरा छीन लिया और जैसे ही उसने उसके अंदर रखा कटा हुआ सिर देखा वह तुरंत पहचान गई कि यह यूलॉन के उस ऑफिसर का सिर था जिसकी लंबे समय से तलाश की जा रही थी। उसने बिना एक पल गंवाए अपना नन वाला वस्त्र उतार दिया और उसके नीचे छिपा उसका बेहद मांसल शरीर दिखाई देने लगा। फिर उसने तुरंत विक्टर से पूछा कि उसे ये चीजें किसने भेजी हैं। अब वर्तमान में लौटते हुए वह पैलेडिन डामियन से आखिरकार मिलने को लेकर उत्साहित दिखाई देती है और सबके सामने घोषणा करती है कि अब से यह पूरा मामला चर्च संभालेगा। डेमियन सम्मानपूर्वक उसकी बात मान लेता है। यही वह परिणाम था जिसकी उसे शुरुआत से उम्मीद थी। अपने भगवान की सेवा में समर्पित पैलेडिन्स अपनी दया और करुणा के लिए जाने जाते हैं, लेकिन जब बात डीमंस और डार्क आर्ट्स की आती है तो वे जरा भी दया नहीं दिखाते। उस समय वे बेहद कठोर और लगभग कट्टर बन जाते हैं। आखिर वे चर्च की अग्रिम सेना थे। इस नए घटनाक्रम के साथ डेमियन समझ जाता है कि अब चर्च उसके पक्ष में खड़ा है। यह सब सोचते हुए पैलेडिन आगे बढ़ती है और वहां मौजूद नागरिकों को संबोधित करती है। वह घोषणा करती है कि शहर के भीतर किसी के डार्क मेजेस के साथ संपर्क में होने के सबूत मिलने के कारण चर्च इस पूरे मामले की पूरी जांच करेगा। तब तक शहर का नियंत्रण चर्च अपने हाथ में लेगा। गवर्नर को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती क्योंकि किंगडम ने इस शहर को स्वयं शासन करने का अधिकार दे रखा था, लेकिन पैलेडिन तुरंत उसे रोक देती है और दृढ़ता से कहती है कि चर्च के पास किंगडम के फैसलों को भी पलटने का अधिकार है। इतना ही नहीं, गवर्नर और उसका नाइट दोनों ही इस मामले के मुख्य संदिग्ध हैं। यह सुनते ही दोनों स्तब्ध रह जाते हैं, लेकिन असली झटका तब लगता है जब पैलेडिन सीधे सेड्रिक की ओर इशारा करते हुए आरोप लगाती है कि उन्होंने उस व्यक्ति की रक्षा की जिसने डार्क मेजेस की मदद की और उन्हें अपने बीच छिपा कर रखा। पूछताछ होने पर सेड्रिक तुरंत इन आरोपों से इनकार कर देता है, लेकिन पैलेडिन सबूत के तौर पर वह बुक सामने रखती है। उसमें विस्तार से दर्ज था कि सेड्रिक ने डार्क मेज के लिए जरूरी सामान खरीदा था। यह देखकर सेड्रिक गुस्से से आग बबूला हो जाता है कि डार्क मेज ने हर लेन देन का रिकॉर्ड लिख कर रखा था। जैसे ही सोल्जर्स सेड्रिक के खिलाफ हो जाते हैं वह और उसके आदमी अपनी बेगुनाही की भीख मांगने लगते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पैलेडिन आदेश देती है कि जांच के लिए उन सभी को हिरासत में लिया जाए। जब उन्हें ले जाया जा रहा होता है गवर्नर की नजर डेमियन पर पड़ती है और उसे समझ आ जाता है कि यह सब उसी की योजना थी। अब उसके मन में एक साथ गुस्सा और डर दोनों भर जाते हैं। उसे समझ नहीं आता कि चर्च अब उसके साथ क्या करेगा। इसी बीच सेड्रिक आखिरी बार बच निकलने की कोशिश करता है। वह गवर्नर के नाइट को भड़काता है और कहता है कि वह कार्रवाई करे और किसी साधारण लड़के को उन्हें फंसाने न दे। नाइट कुछ पल सोचता है और फिर सबको चौंकाते हुए चर्च के गार्ड्स की पकड़ से छूट जाता है। वह सीधे पैलेडिन पर हमला कर देता है ताकि उसे हराकर वहां से भाग सके, लेकिन उसका वार पूरी तरह खाली चला जाता है। अगले ही पल पैलेडिन बिजली जैसी तेजी से पलटवार करती है और उसके पेट पर इतना भयानक मुक्का मारती है कि वह उसी जगह मर जाता है। पैलेडिन के अनुसार जो भी भगवान के मार्ग में बाधा बनेगा उसे डिवाइन विल के अनुसार दंड मिलेगा। नाइट का अंत देखकर सेड्रिक बिना समय गंवाए घुटनों पर बैठ जाता है, जबकि गवर्नर अब भी विरोध करता रहता है। दूसरी ओर डेमियन और विक्टर केवल यह दृश्य देख रहे थे जहां ब्लैक स्नेक का लीडर पूरी भीड़ के सामने घुटनों पर झुका हुआ था। डेमियन मन ही मन विक्टर का धन्यवाद करता है। अपनी समझ के अनुसार वह महसूस करता है कि पैलेडिन उसकी अपेक्षा से भी अधिक शक्तिशाली है। उसकी ऑरा और प्रेजेंस देखकर वह अंदाजा लगाता है कि वह शायद एज्योर फ्लेम की अप्रेंटिस है। एज्योर फ्लेम को चर्च का सबसे शक्तिशाली वॉरियर माना जाता है, जो अनेक ताकतवर दुश्मनों को हराने के लिए प्रसिद्ध है। इसी सोच में डूबे डेमियन को पैलेडिन उसके नाम से पुकारती है
और यूलान के डार्क मेज को खत्म करने के लिए उसका धन्यवाद करती है। वह उसे भरोसा दिलाती है कि चर्च उसके प्रयासों को मान्यता देगा और उस पर कोई आरोप नहीं लगाया जाएगा। वह यह भी बताती है कि चर्च जानता है कि डेमियन ने उनसे केवल डार्क मेज की सूचना देने के लिए संपर्क नहीं किया था, बल्कि ब्लैक स्नेक संगठन पर अपने हमले को सही ठहराने के लिए भी इस पूरे मामले का इस्तेमाल किया था। यह सुनकर डेमियन माफी मांगता है और बताता है कि डार्क मेज ने उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। उसकी बात सुनकर पैलेडिन भावुक हो जाती है और उसे किसी भी गलती से मुक्त घोषित कर देती है। वह यह भी पुष्टि करती है कि डार्क मेज के सिर पर रखा गया 1000 गोल्ड कॉइन्स का इनाम उसे दिया जाएगा। इतनी बड़ी रकम से एक छोटा कासल खरीदा जा सकता था, लेकिन डेमियन गोल्ड नहीं मांगता। उसकी जगह वह चर्च की माना कल्टीवेशन टेक्निक में से एक मांगता है। यह अनुरोध सुनकर पैलेडिन सचमुच हैरान रह जाती है। इतनी शक्ति रखने के बावजूद डेमियन अभी भी उन्नत प्रशिक्षण चाहता था, लेकिन डेमियन सच्चाई जानता था। उसने अथॉरिटी स्किल की मदद से डार्क मेज को तो हरा दिया था, मगर भविष्य में आने वाली कठिन परीक्षाओं से बचने के लिए उसे और अधिक शक्तिशाली बनना ही होगा। इसी कारण उसे पैलेडिन्स द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एडवांस्ड माना ट्रेनिंग टेक्निक की जरूरत थी। वह बताता है कि अभी तक उसने उसका केवल बेसिक लेवल ही सीखा है और अब वह उसके एडवांस्ड स्टेज में महारत हासिल करना चाहता है। यह सुनकर पैलेडिन और भी चौंक जाती है। केवल बेसिक टेक्निक के सहारे इतनी ताकत हासिल करना लगभग असंभव माना जाता था। वह डेमियन के शरीर से निकलती विशाल ऑरा को साफ महसूस कर सकती थी और यह तथ्य कि उसने अकेले एक डार्क मेज को हरा दिया था उसकी प्रतिभा को और भी असाधारण बना देता था। उसकी क्षमता से प्रभावित होकर पैलेडिन उसे केवल ट्रेनिंग टेक्निक ही नहीं बल्कि उससे भी बड़ा प्रस्ताव देती है। वह पूरे उत्साह के साथ डेमियन को स्वयं पैलेडिन बनने का निमंत्रण देती है, लेकिन उसकी निराशा के लिए डेमियन विनम्रता से यह प्रस्ताव ठुकरा देता है। पैलेडिन समझ ही नहीं पाती कि कोई इतना सम्मानित पद कैसे ठुकरा सकता है, जबकि यह भगवान की सेवा के लिए चुने गए कुछ विशेष लोगों को ही दिया जाने वाला महान सम्मान था। वह समझाती है कि यह उपाधि पाना बेहद कठिन होता है, लेकिन डेमियन न तो विशेष रूप से धार्मिक था और न ही वह चर्च का मोहरा बनना चाहता था। जाहिर है वह यह बात खुलकर नहीं कह सकता था, इसलिए वह केवल इतना कहता है कि वह इस सम्मान के योग्य नहीं है। फिलहाल वह झूठ बोलते हुए दावा करता है कि वह केवल एक विनम्र डिवोटी की तरह सत्य की खोज में पूरी दुनिया की यात्रा करना चाहता है। विक्टर यह देखकर दंग रह जाता है कि यह अभिनय पूरी तरह सफल हो गया। पैलेडिन सचमुच डेमियन की विनम्रता से प्रभावित हो जाती है। उसकी बातों से प्रभावित होकर एग्नेस उसे मना टेक्निक सीखने की अनुमति देने के लिए तैयार हो जाती है और मुस्कुराते हुए कहती है कि वह जब चाहे चर्च आ सकता है। इसके बाद वह अपना परिचय देते हुए बताती है कि उसका नाम एग्नेस है और वह एज्योर फ्लेम की पहली अप्रेंटिस है। डेमियन सम्मान पूर्वक उसका नाम स्वीकार करता है और फिर उससे एक आखिरी काम करने की अनुमति मांगता है। एग्नेस पहले थोड़ा हैरान होती है, लेकिन अगले ही पल वह देखती है कि डेमियन सीधे सेड्रिक के पास जाता है और बिना किसी झिझक के उसके मुंह पर जोरदार मुक्का मार देता है। इसके तुरंत बाद वह उसे इतनी ताकत से लात मारता है कि सेड्रिक उड़ता हुआ सड़क के दूसरी तरफ जा गिरता है। तभी जाकर डेमियन के मन को सच्ची तसल्ली मिलती है। इस तरह वह और विक्टर ठीक वही हासिल कर चुके थे जिसके लिए वे यहाँ आए थे। उधर लायन ब्लूम फैमिली एस्टेट में इरविन का पिता घटना की खबर मिलते ही भागता हुआ अपने बेटे के पास पहुंचता है। डर से कांपता हुआ इरविन दावा करता है कि डेमियन ने उसे फोक से मारने की कोशिश की थी। ये सुनते ही उसका पिता गुस्से से आग बबूला हो जाता है। वह गरज कर पूछता है कि आखिर किसकी इतनी हिम्मत हुई कि उसके बेटे पर हाथ उठाए। गार्ड्स जब बताते हैं कि वह हाउस हैक्सॉन का डेमियन था तो उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। उसके लिए यह बात असहनीय थी कि डेमियन जैसा उसके हिसाब से नीच इंसान चालाकी भरे तरीकों से उसके बेटे को हरा दे। वह गुस्से में कमरे का फर्नीचर तोड़ना शुरू कर देता है। बदले की आग में जलते हुए वह अपने आदमियों को आदेश देता है कि डेमियन को किसी कुत्ते की तरह घसीटकर तुरंत उसके सामने लाया जाए। इसी दौरान हैक्सन परिवार के घर पर पैलेडिन एग्नेस अपने साथियों के साथ पहुंचती है और डेमियन के पिता का अभिवादन करती है। उन्हें देखते ही डेमियन के पिता नाराज हो जाते हैं। उन्हें गुस्सा आता है कि उनका बेटा न सिर्फ मुसीबत खड़ी करके आया बल्कि उनके हिसाब से पागलों का एक पूरा झुंड भी घर ले आया। एग्नेस पूरी विनम्रता से बताती है कि उनका आना एक हेरेटिक की जांच से जुड़ा हुआ है,
नाराज होने के बावजूद डेमियन के पिता को चिंता होने लगती है कि उनका घर 4 अतिरिक्त मेहमानों को कैसे ठहराएगा। लेकिन जैसे ही एग्नेस कुछ गोल्ड देने की पेशकश करती है, उनका घर मानो जादुई तरीके से अचानक बड़ा हो जाता है। बाद में जब डेमियन के माता पिता अपने कमरे में चले जाते हैं, एग्नेस उसे अपने यहाँ ठहरने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद देती है। डेमियन ने कभी नहीं सोचा था कि वह उससे ऐसी कोई विनती करेगी, लेकिन उसकी हैरानी यहीं खत्म नहीं होती। एग्नेस कहती है कि वह उससे कुछ निजी सवाल भी पूछना चाहती है, शायद गॉस्पेल फैलाने के अपने काम के तहत वह ऐसा करना चाहती थी। तभी डेमियन के माता पिता उनकी बातचीत सुन लेते हैं और उसे किसी प्रेम प्रसंग की तरह गलत समझ बैठते हैं, जिससे डेमियन और भी ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है। आखिरकार एग्नेस असली बात पर आती है। वह डेमियन को वही माना ट्रेनिंग टेक्निक देती है जिसकी उसने मांग की थी, और उसके साथ एक सोर्ड टेक्निक भी सौंपती है। वह समझाती है कि ये दोनों टेक्निक्स एक दूसरे के साथ पूरी तरह मेल खाती हैं। विनाशकारी सोर्ड स्टाइल और एडवांस्ड एनर्जी कल्टीवेशन मेथड वाली ये दोनों किताबें डेमियन ने अपनी पिछली जिंदगी में भी कभी नहीं देखी थीं। जैसे ही वह उनमें से एक किताब पलटना शुरू करता है, एग्नेस लगातार बताती रहती है कि इन्हें हासिल करना कितना मुश्किल था। वह यह भी जताती है कि उसने उसकी मदद करने के लिए कितनी मेहनत की। इतना ही नहीं, वह खुलासा करती है कि जब उसने सारी रिपोर्ट अपने मास्टर को दी तो स्वयं एज्योर फ्लेम ने भी डेमियन को पैलेडिन्स में शामिल करने में रुचि दिखाई। इसके बाद वह एक बार फिर उसे उनके ऑर्डर में शामिल होने का निमंत्रण देती है, लेकिन डेमियन हमेशा की तरह फिर से मना कर देता है। एग्नेस इस बार उस पर जोर नहीं देती, वह केवल मुस्कुराती है, कहती है कि अगर उसे कभी किसी मदद की जरूरत हो तो वह बेझिझक चर्च आ सकता है, और फिर वहां से चली जाती है। उसे जाते हुए देखकर डेमियन के मन में एक ही बात साफ हो जाती है, एग्नेस सचमुच एक कट्टर फैनेटिक थी। दूसरी ओर डार्क मेज की तबाह हो चुकी गुफा के अंदर चर्च के इन्वेस्टिगेटर्स सावधानी से घटनास्थल की जांच कर रहे थे। उनमें से एक साफ तौर पर हैरान था कि उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि डेमियन जैसा एक लड़का डार्क मैजिक में प्रशिक्षित मेज को हरा सकता है। दूसरा इन्वेस्टिगेटर भी उसकी बात से सहमत था, लेकिन उसने कहा कि लेडी एग्नेस ने इस बारे में कोई संदेह नहीं जताया है। फिर भी यह पूरा मामला दोनों को परेशान कर रहा था। तभी एग्नेस खुद वहां पहुंचती है और उनकी शंकाओं का सीधे जवाब देती है। वह मानती है कि उनका शक करना स्वाभाविक है, लेकिन वह पूरी तरह आश्वस्त है कि डेमियन सच बोल रहा है। एक इन्वेस्टिगेटर कहता है कि फिर भी वे समझ नहीं पा रहे कि उसने यह सब कैसे किया। जवाब में एग्नेस बताती है कि वे डेमियन से पूरी घटना पहले ही सुन चुके हैं। वह समझाती है कि जिस दिन उसका सर्वेंट डार्क मेज का कटा हुआ सिर लेकर चर्च आया था, उस दिन उसे भी डेमियन की क्षमता पर संदेह था। इसीलिए बाद में जब असैसिन्स ने उस पर हमला किया तो वह छिपकर उसे देखने के लिए वहीं रुक गई। उसकी उम्मीदों के विपरीत डेमियन ने उन सभी को पूरी तरह परास्त कर दिया, लेकिन जिसने उसे सबसे ज्यादा चौंकाया वह यह था कि डेमियन ने केवल अपनी तलवार से एक फायरबॉल को पलट दिया था। ये सुनते ही दोनों इन्वेस्टिगेटर्स पूरी तरह अविश्वास में पड़ जाते हैं, लेकिन एग्नेस समझाती है कि उसने ऐसे वॉरियर्स के बारे में सुना है जो एक निश्चित स्तर तक पहुंचने के बाद केवल अपनी स्किल और ऑरा कंट्रोल के दम पर मैजिक अटैक्स को भी मोड़ सकते हैं। इन्वेस्टिगेटर्स में से एक अनुमान लगाता है कि शायद डेमियन एक स्वॉर्ड मास्टर है, लेकिन एग्नेस इस बात को लेकर निश्चित नहीं होती। फिर भी उसे पूरा विश्वास था कि डेमियन कम से कम एक असाधारण प्रतिभाशाली वॉरियर जरूर है। वह यह भी बताती है कि यूलन की हार के बाद उसने डेमियन को अपने मास्टर से मिलवाने के बारे में सोचा था, क्योंकि उसे लगा कि वह चर्च के लिए एक बेहद मूल्यवान व्यक्ति साबित हो सकता है। इतना कहकर वह दोनों इन्वेस्टिगेटर्स को सख्त आदेश देती हैं कि वे बेकार के संदेह छोड़कर अपने काम पर ध्यान दें। उधर हैक्सीन एस्टेट के बाहर हाउस लायन ब्लूम का एक ऑफिशियल नाइट पहुंचता है, जिसके पीछे 2 अप्रेंटिस नाइट्स चल रहे थे। वह स्थान की पुष्टि करता है और उनमें से एक युवा नाइट सिर हिलाकर उसकी बात मान लेता है। इसके बाद उनका लीडर एक बार फिर उनका मिशन दोहराता है कि उन्हें हाउस हैक्सन के डेमियन को गिरफ्तार करना है। उसके अनुसार यह काम बहुत आसान होना चाहिए, लेकिन वह साफ कर देता है कि उसका असली इरादा डेमियन को बुरी तरह पीड़ा देना है। उसके लिए यह अर्विन के अपमान का निजी बदला था। तभी उसकी नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ती है जो मुश्किल से चलते हुए वहां से गुजर रहा था। वह उसे रोककर पूछता है कि क्या वह विकाउंट हैक्सिन के घर का नौकर है। बूढ़ा जैसे ही इसकी पुष्टि करता है, नाइट बिना एक पल गंवाए अपनी तलवार चलाकर उसे वहीं मार गिराता है। बेचारे बूढ़े ने आखिर किया ही क्या था। नाइट के अनुसार लायन क्रेस्ट के सामने एक साधारण सर्वेंट का झुककर सम्मान न करना सबसे बड़ा अपमान था। वहीं एक अप्रेंटिस नाइट धीरे से समझ जाता है कि शायद वह बूढ़ा अंधा था।
लेकिन कमांडर को इसकी जरा भी परवाह नहीं होती। बिना किसी पछतावे के वह अपने आदमियों को आदेश देता है कि एस्टेट के अंदर घुसते ही डेमियन को घसीट कर बाहर लाए और बाकी सभी लोगों को भी मार डालें। आदेश मिलते ही नाइट्स तेजी से आगे बढ़ते हैं और सीधे मुख्य द्वार पर सफाई कर रहे विक्टर की ओर दौड़ पड़ते हैं। इसी समय जंगल की गहराइयों में लेडी एग्नेस और उसकी टीम आराम से खड़ी आपस में बातचीत कर रही थी। एग्नेस बताती है कि गुफा पूरी तरह ढह जाने की वजह से उन्हें उम्मीद के मुताबिक जानकारी नहीं मिल सकी। फिर भी वह सभी को भरोसा दिलाती है कि उन्होंने अपना काम अच्छी तरह किया है। तभी अचानक उनकी नजर किसी ऐसी चीज पर पड़ती है जो उन्हें वहीं रोक देती है। सामने एक बड़ी चट्टान पर डेमियन शांत भाव से बैठा था और बेहद अद्भुत तरीके से मैजिक का संचालन कर रहा था। यह दृश्य देखकर सभी की आंखें फैल जाती हैं। एग्नेस अविश्वास से उसे घूरती रहती है और समझ नहीं पाती कि आखिर यह हो क्या रहा है और वह ऐसा कैसे कर पा रहा है। उसे यह सब असाधारण लगता है, जबकि उसे यह भी नहीं पता कि डेमियन कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है। तभी उसके मन में एक बात जुड़ने लगती है। जो डिस्ट्रक्टिव एनर्जी टेक्निक उसने डेमियन को दी थी वह दरअसल एक कल्टीवेशन मेथड थी। अगर कोई उसे उसकी सर्वोच्च अवस्था तक पहुंचा दे तो वह आसपास की मैना को स्वतंत्र रूप से एब्जॉर्ब कर सकता है। लेकिन जिसने एग्नेस को सबसे ज्यादा चौंकाया वह यह था कि डेमियन ने केवल कुछ ही घंटों में इतनी ऊंचाई हासिल कर ली थी। जब डेमियन अपनी गहरी साधना से बाहर आता है तो नीचे खड़ी एग्नेस और उसकी टीम को बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूरते हुए देखता है। एग्नेस खुद को रोक नहीं पाती और तुरंत उसकी ओर दौड़ जाती है। डेमियन हमेशा की तरह शांत रहते हुए उससे पूछता है कि क्या उनकी इन्वेस्टिगेशन पूरी हो गई। उसी समय वह अपने हाथ में पकड़ी बुक से बेहद संतुष्ट महसूस कर रहा था और पूरी तरह उसके ज्ञान में डूबा हुआ था। एग्नेस उसे ध्यान से देखती है और उसकी अविश्वसनीय प्रगति पर हैरान रह जाती है। डेमियन भी अब समझ चुका था कि एग्नेस ने इस बुक की दुर्लभता के बारे में कोई बढ़ा चढ़ाकर बात नहीं की थी। यह सचमुच बेहद दुर्लभ थी, जिसे हासिल करना मुश्किल था और उसमें महारत हासिल करना उससे भी कहीं ज्यादा कठिन। अपनी पिछली जिंदगी में एक सोर्ड्समैन रह चुका डेमियन अब सामान्य सोर्ड टेक्निक्स को ज्यादा महत्व नहीं देता था, लेकिन यह कल्टीवेशन मेथड बिल्कुल अलग थी। यह उसके लिए भी बेहद उपयोगी साबित होने वाली थी। सोचने पर उसे एहसास हुआ कि डिस्ट्रक्टिव एनर्जी टेक्निक, खास तौर पर डिस्ट्रक्टिव सोर्ड टेक्निक की अत्यधिक माना कंजम्पशन को संतुलित करने के लिए बनाई गई थी। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह थी कि यह बाकी अधिकांश टेक्निक्स की तुलना में कहीं तेजी से माना इकट्ठा करती थी और जरूरत पड़ने पर आसपास की बाहरी माना को भी कुछ समय के लिए अपने अंदर खींच सकती थी। यही वजह थी कि यह डेमियन जैसे वॉरियर के लिए बेहद मूल्यवान थी, जिसे लगातार हाई लेवल कॉम्बैट में लड़ने के लिए भारी मात्रा में माना की जरूरत पड़ती थी। कुछ पल के लिए लेडी एग्नेस और डेमियन की नजरें एक दूसरे से टकरा जाती हैं और ऐसा लगता है जैसे समय ही थम गया हो। बर्फ जैसी गोरी खूबसूरत एग्नेस के गाल हल्के से लाल हो जाते हैं, जबकि डेमियन पूरी सहजता से उस खामोशी को तोड़ते हुए बस इतना कहता है कि अब रात के खाने का समय हो गया है। वह सुझाव देता है कि वे सब साथ में वापस चलें, लेकिन तभी अचानक डेमियन को एक तीखी ब्लड लस्ट महसूस होती है। उसकी प्रवृत्ति तुरंत चेतावनी देती है कि वह कीड़ा यहाँ आ चुका है। बिना एक पल गंवाए वह एग्नेस से कहता है कि उसे एक बेहद जरूरी काम निपटाना है और वह पहले निकल रहा है। वह विनम्रता से उससे कहता है कि वह आराम से बाद में लौट आए। एग्नेस स्तब्ध रह जाती है क्योंकि डेमियन अविश्वसनीय गति से उसकी नजरों से ओझल हो जाता है, जबकि उसने माना की बेहद कम मात्रा का इस्तेमाल किया था। उसी पल एग्नेस समझ जाती है कि डेमियन अपनी माना को अविश्वसनीय सटीकता के साथ नियंत्रित करता है। वह मन ही मन सोचने लगती है कि आखिर डेमियन की असली सीमा कहाँ तक है। उधर हाउस हैक्सन में हालात पूरी तरह हिंसक हो चुके थे। नाइट लेवेंडर बेरहमी से विक्टर की पिटाई कर रहा था और उसके पेट पर एक बेहद भयानक मुक्का जड़ देता है। विक्टर जमीन पर गिर पड़ता है और दया की भीख मांगने लगता है, लेकिन नाइट रुकने वाला नहीं था। वह हर वार के साथ विक्टर को गालियां देता रहता है, जबकि गैरिक और एल्पस पास खड़े इस क्रूर दृश्य का ऐसे आनंद ले रहे थे जैसे कोई तमाशा देख रहे हों। विक्टर दर्द से चीखता रहता है, लेकिन इससे उन पर कोई असर नहीं पड़ता। तभी अचानक विकाउंट पॉल वहां पहुंच जाता है और नाइट्स को तुरंत रुकने का आदेश देता है। गैरिक उसे देखते ही पहचान लेता है। वह स्वयं विकाउंट पॉल हैक्सन था। पॉल जल्दी से विक्टर के पास पहुंचता है और उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। विक्टर बेहोश पड़ा था, उसका पूरा शरीर चोटों से भरा हुआ था। आंखों में उबलते गुस्से के साथ पॉल पूछता है कि आखिर किस तरह के नाइट्स निर्दोष लोगों पर इस तरह हमला करते हैं, जबकि हाउस लायन ब्लूम पहले ही हाउस हैक्सन के साथ इससे भी बुरा कर चुका है। विक्टर ने तो उसके सामने कुछ भी नहीं किया था। तभी गैरिक आगे बढ़कर घोषणा करता है कि मार्की लायन ब्लूम ने डेमियन हैक्सन को तुरंत सौंपने का आदेश दिया है। वह ठंडे स्वर में चेतावनी देता है कि अगर उन्होंने यंग मास्टर को उनके हवाले नहीं किया
तो हाउस हैक्सन की पूरी जमीन इसकी भारी कीमत चुकाएगी। वाइकाउंट पॉल को बदले की उम्मीद तो थी, लेकिन इतनी बड़ी नहीं। फिर भी वह बिना डरे खड़ा रहता है और इसे केवल धमकी बताता है। वह साफ कह देता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपने बेटे को उनके हवाले नहीं करेगा, बल्कि उसे पूरा यकीन था कि अगर वह डेमियन को सौंप भी दे, तब भी लायन ब्लूम उनका पूरा एस्टेट राख में बदल देगा। शांत लेकिन अडिग मुस्कान के साथ पॉल सीधे गैरिक की आंखों में देखता है और स्पष्ट कर देता है कि वह किसी भी कीमत पर अपने बेटे को नहीं छोड़ेगा। दांत पीसते हुए गैरिक कहता है कि यह मूर्ख अपने इस फैसले पर पछताएगा। उसके अनुसार अब हाउस लायन ब्लूम के नाइट्स के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। गैरिक अपने आदमियों को आदेश देता है कि जब तक वह बेवकूफ डेमियन सामने न आ जाए, तब तक सब कुछ तबाह कर दो। विकाउंट उन्हें रोकने के लिए चिल्लाता है, लेकिन तभी एक बर्फ जैसी ठंडी आवाज पूरे माहौल को चीर देती है। वह आवाज पूछती है कि क्या इन कीड़ों ने पूरी तरह अपना दिमाग खो दिया है। उसी पल हर कोई वहीं ठिठक जाता है, क्योंकि दूसरी दिशा से गहरे बैंगनी रंग की जहरीली ऑरा धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में फैलने लगती है। गैरिक मुड़कर उस दबाव को महसूस करता है, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उस राक्षसी शक्ति का मालिक कौन है। वहीं एल्पस और लैवेंडर उसी जगह जड़ हो जाते हैं। डेमियन की ऑरा ने उन्हें पूरी तरह जकड़ लिया था। वे एक उंगली तक नहीं हिला पा रहे थे। डेमियन शांत कदमों से आगे बढ़ता है, विक्टर के पास घुटनों के बल बैठता है और यह देखने लगता है कि उसका वफादार सर्वेंट अभी जिंदा है या नहीं। विक्टर की हालत पर एक नजर डालते ही उसके भीतर का गुस्सा भड़क उठता है। नियंत्रित लेकिन बेहद तीखी आवाज में डेमियन नाइट से कहता है कि उनकी किस्मत अच्छी है कि विक्टर इतना मजबूत निकला, क्योंकि अगर उसकी मौत हो जाती तो वह बिना एक पल सोचे उन सभी को यहीं खत्म कर देता। उसकी इस धमकी का भार महसूस करते ही गैरिक का शरीर तन जाता है और आखिर उसे समझ आ जाता है कि यह भयानक मौजूदगी और कोई नहीं बल्कि वही कुख्यात डेमियन हैक्सीन है। और साफ था कि उसमें मार्की तक को चुनौती देने की हिम्मत थी। फिर भी गैरिक उपहास करते हुए खुद से कहता है कि डेमियन केवल एक पागल आदमी है जो खुद को बहुत बड़ा समझने लगा है, या फिर शायद किसी नोबल को किसी सस्ती चाल से हराने के बाद उसका घमंड 7वें आसमान पर पहुंच गया है। किसी भी हालत में वह अब और बर्दाश्त करने के मूड में नहीं था। वह अपने आदमियों पर चिल्लाता है और आदेश देता है कि डेमियन की दोनों टांगें तोड़कर उसे उसके सामने घुटनों के बल झुका दो। बिना किसी हिचकिचाहट के एल्पस और लैवेंडर एक साथ आगे बढ़ते हैं और आदेश पूरा करने के लिए हमला कर देते हैं, लेकिन अगले ही पल डेमियन बिजली जैसी तेजी से अपनी तलवार निकालता है और उनके हमलों को बेदागा सटीकता के साथ रोक देता है। स्टील की टक्कर से चारों ओर चिंगारियां उड़ने लगती हैं। डेमियन पीछे हटने वालों में से नहीं था, बल्कि वह तो उस माना को आजमाने का इंतजार कर रहा था जिसे वह लगातार इकट्ठा कर रहा था। अब जब डिस्ट्रक्टिव एनर्जी टेक्निक उसके पूरे शरीर में बह रही थी, उसकी असली लड़ाई अभी शुरू हुई थी। डेमियन एक पल भी बर्बाद नहीं करता। वह लैवेंडर का हाथ पकड़कर पूरी ताकत से मरोड़ देता है, जिससे नाइट दर्द से जोर से चीख उठता है। इसके तुरंत बाद डेमियन उसके सीने पर एक जबरदस्त मुक्का मारता है और उसे कचरे की तरह पूरे आंगन के पार उड़ाकर फेंक देता है। डेमियन हल्की मुस्कान देता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि ये गिनी पिग्स खुद ही लाइन लगाकर उसके पास आ जाएंगे। अपने साथी की बुरी हालत देखकर ओपल्पस तुरंत हमला करने के लिए दौड़ता है, लेकिन डेमियन उसकी ठुड्डी पर इतनी तेज किक मारता है कि वह कचरे की तरह हवा में उड़ जाता है। डेमियन इस बार बिल्कुल भी रहम नहीं कर रहा था। वह अपनी सारी ताकत और एबिलिटीज का पूरा इस्तेमाल करने के लिए तैयार था। तभी हाउस लायन ब्लूम का ऑफिशियल नाइट गैरिक आगे बढ़ता है और सीधे डेमियन के सामने आ खड़ा होता है। वह यह देखकर हैरान था कि यह लड़का लॉर्ड अर्विन की सस्ती चालों में नहीं फंसा। फिर भी उसे यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती कि डेमियन ने ओपुल्पस को इतनी आसानी से कुचल दिया। इतनी जबरदस्त स्किल्स की उसे डेमियन से बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। डेमियन उसकी बात को हल्के में लेते हुए कहता है कि इतनी गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अचानक गैरिक का रवैया पूरी तरह बदल जाता है, जैसे उसके दिमाग में सारे टुकड़े एक साथ जुड़ गए हों। डेमियन पूरी तरह उलझन में पड़ जाता है। तभी यह सुनहरे बालों वाला गोरिल्ला नाइट दावा करता है कि सामने खड़ा लड़का असली डेमियन हैक्सिन नहीं बल्कि एक इम्पोस्टर है। विक्टर को संभाले खड़े विकाउंट हैक्सिन यह अजीब आरोप सुनकर पूरी तरह स्तब्ध रह जाते हैं और उनकी उलझन और बढ़ जाती है। खुद डेमियन भी यह सोचकर घृणा महसूस करता है कि यह गोरिल्ला नाइट उसे इतना बेवकूफ समझ रहा है कि वह ऐसा नाटक करेगा, लेकिन गैरिक लगातार चिल्लाता रहता है कि डेमियन झूठ बोलना बंद करे। वह कहता है कि वह ऐसा इंसान नहीं है जो किसी जाल में फंस जाए और यह सब फील्ड डॉग्स की साजिश है ताकि हाउस लायन ब्लूम को आगे बढ़ने से रोका जा सके। वह बार बार यही दोहराता रहता है कि डेमियन असली डेमियन हैक्सिन नहीं है। सच कहें तो उसकी यह लंबी बकवास अब डेमियन को भी उबाने लगी थी।